हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, कैसे हो सब? क्या हाल चाल सबके? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी से बताएंगे, क्योंकि दिल्ली में ठंड के हाल बहुत बेहाल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं मित्रों, बताओ क्या पढ़ने वाले हैं? डीपी डीपी डीपी। तो डीपी के बहुत प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज डीपी स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, स्ट्रिंग्स के ऊपर डीपी अप्लाई करेंगे। और कल जैसे फंसे थे, कोशिश करेंगे कि आज ही फंस जाए, क्योंकि जितना फंसेंगे उतना और लर्न करने को मिलेगा, पर चांसेस बहुत कम होते हैं कि फंसें। चलो करें शुरू, फोकस करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। क्या मैंने क्वेश्चन आपको रिकर्जन में करवाया था? क्या मैंने रिकर्जन में आपको क्वेश्चन करवाया था? बिल्कुल करवाया होगा, ठीक है। और शायद पास भी हो गया होगा, ये ऐसे कोई इशू नहीं होगा, बट फिर भी इसको डीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार शुरू से करते हैं, समझते हैं क्या चीज़ है और देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन कहता है गिवन टू स्ट्रिंग्स, आपको दो स्ट्रिंग दी हुई है, एक का नाम टेक्स्ट वन है, एक का नाम टेक्स्ट टू है। आपको उनका लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा कॉमन सब सीक्वेंस बताना है। एक सब सीक्वेंस क्या होता है? सब सीक्वेंस जनरली आप स्ट्रिंग में से किसी कैरेक्टर को पिक करते हो, किसी को पिक नहीं करते हो, किसी को इंक्लूड करते हो, किसी को इंक्लूड नहीं करते हो, बट मेक श्योर करते हो कि ऑर्डर प्रिजर्व रहे। अगर बी से पहले ए था ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर, तो सब सीक्वेंस के अंदर भी बी से पहले ए होना चाहिए। तो दो स्ट्रिंग है, उनके अंदर कॉमन सब सीक्वेंस आपको बताना है। सबसे बड़ा कॉमन सब सीक्वेंस कौन है, उसकी लेंथ प्रिंट करनी है आपको बस। सब सीक्वेंस की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, जैसे ए सी ई, यहाँ पे सब सीक्वेंस है ए बी सी डी ई का। तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है। मैंने बोला ए बी सी डी ई एफ, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। ए बी सी डी ई एफ है, तो इसका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या निकलेगा, ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार आ जाओ, ठीक है। तो फोकस करना, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो चलो ऑब्जर्व करना मित्र, ठीक है। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास दो स्ट्रिंग है, एक str1 है और मेरे पास एक स्ट्रिंग str2 है। तो str1 के अंदर मैंने क्या कहा, str1 के अंदर मेरे पास a b c पड़ा हुआ है और str2 में मेरे पास d e f पड़ा हुआ है। अब a b c का अगर मुझे सब सीक्वेंस क्रिएट करने होते, तो वैसे तो मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, पर फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैंने सिर्फ a ले लिया, ये नहीं लिया, आंसर बन गया a। मैंने सिर्फ b ले लिया, ये दोनों नहीं लिए, आंसर बन गया b। मैंने सिर्फ c ले लिया, ये दोनों नहीं लिया, आंसर बन गया c। मैंने a b ले लिया, c नहीं लिया, a b बन गया। मैंने b c ले लिया, a नहीं लिया, b c बन गया। मैंने ए सी ले लिया, बी नहीं बना, ए सी बन गया। मैंने तीनों के तीनों ले लिए, ए बी सी बन गया। मैंने तीनों के तीनों नहीं लिए, एम्प्टी स्ट्रिंग बन गई। तो ध्यान से देखो, तो ये 8 क्या हो गए, ये 8 आपके सारे के सारे सब सीक्वेंसेस हो गए। और रिकर्जन के अंदर मैंने तुम्हें सब सीक्वेंस निकालने सिखाए थे। सब सीक्वेंस निकालना कौन से पैटर्न पर आधारित होता था, कोड वाइज भैया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन पर आधारित होता था। बहुत बढ़िया, ऐसे ही डी एफ का निकालते हैं। तो मैंने बोला डी निकलेगा, ई निकलेगा, एफ निकलेगा, डी ई निकलेगा, ई एफ निकलेगा, डी एफ निकलेगा, डी एफ निकलेगा और एम्प्टी स्ट्रिंग निकलेगा। तो इसमें क्या मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, 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 सिर्फ ये कॉमन है दोनों के अंदर। और इसकी लेंथ कितनी है भैया, एम्प्टी स्ट्रिंग है, लेंथ आ गई 0। एम्प्टी स्ट्रिंग मैच कर रही है, बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो आपकी सिर्फ 0 लेंथ की स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाती है। दैट्स आपने आंसर 0 बता दिया। क्या मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? नहीं। चलो और देखते हैं, एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने बोला मेरे पास str1 जो है वो है ए बी सी डी और मेरे पास str2 है ए बी ई, ठीक है। तो अगर मैं इसके सारे सब सीक्वेंस बनाऊंगा तो क्या बनेंगे, ए बी सी डी, ए बी बी सी डी, ए सी ए डी, बी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी डी, ए बी सी डी और एम्प्टी स्ट्रिंग। यही बनेगा दोस्त, यही बनेगा, यही बनेगा। सेम इसका ए बी सी, ए बी बी सी, ए सी ए बी सी और एम्प्टी स्ट्रिंग। सबसे ज़्यादा मैच क्या कर रहा है भैया, देखो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ का ए बी सी मैच कर रहा है। तो आंसर क्या निकल के आ गया, 3 लेंथ आंसर मेरी आ गई। ए बी सी में 3 करेक्ट है, दैट्स वाई 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको रिकर्जन वाइज कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। रिकर्जन क्या कहता है, रिकर्जन क्या कहता है,
एक केस आप सॉल्व करो, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो मेरे पास जो एक स्ट्रिंग है ABC, मेरे पास जो एक स्ट्रिंग है XYZ, तो मैंने क्या बोला यार, मैं तुम्हें सिर्फ एक केस सॉल्व करके बताऊँगा। मैं इसे इतना बताऊँगा कि अगर ये मैच कर गया, कॉमन सब सीक्वेंस है ना, तो मैचिंग कंपैरिजन करेंगे हम कि क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर ये दोनों करेक्टर मैच कर गए तो क्या लेंथ में 1+ कर सकता हूं? तो अगर करेक्टर मैच कर गए, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों मैच कर गए तो आंसर में 1+ कर देना, और बाकी आंसर कौन निकाल के देगा? बाकी रिकर्जन का आंसर आ जाएगा, बाकी रिकर्जन आंसर ला के दे देगा। क्या यही बनेगा आंसर? पर ये मैच वाला केस होगा, ये मैच वाला केस होगा। अब डोंट मैच वाला केस भी संभालना पड़ेगा। अगर करेक्टर मैच नहीं कर रहे हैं तो मैंने बोला ABC और XYZ ये इससे मैच नहीं कर रहा है, तो मेरे पास दो चॉइस है कि यार मैं इसको नेगलेक्ट कर देता हूँ और इस पूरी स्ट्रिंग को इसके साथ कंपेयर करवा देता हूँ, या फिर ऐसा कर लेता हूँ, इसको नेगलेक्ट कर देता हूँ और ये पूरी स्ट्रिंग को इसके साथ कंपेयर करा लेता हूँ। क्या मुझे 1+ करना चाहिए इस केस के अंदर? भैया मैच ही नहीं हुआ, 1 कैसे प्लस कर दोगे? तो 1+ नहीं करना चाहिए, 0+ कर दिया मैंने, 0+ कर दिया, और इसको केस A बोल दिया, इसको केस B बोल दिया। तो मैंने क्या बोला, केस A का जो आंसर आएगा, केस B का जो आंसर आएगा, इन दोनों में से कौन सा आंसर लेना है मुझे इन दोनों में से मैक्स वाला आंसर लेना है। तो ये मेरा डोंट मैच वाला केस हो गया, ये मेरा मैच वाला केस हो गया। इन दोनों में से कौन सा आंसर लेना है मुझे? इन दोनों में से फिर से मुझे मैक्स वाला आंसर लेना। खत्म। क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? ठीक है। अब बेस केस की बात करते हैं। बेस केस कैसे होगा? अभी भैया ध्यान से हमने ऑब्जर्व किया, हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इन दोनों स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो एक आपने I इसके ऊपर लगा रखा होगा, एक आपने J इसके ऊपर लगा रखा होगा। तो बेस केस में क्या होगा? हो सकता है I जो है स्ट्रिंग खत्म हो गई हो, I स्ट्रिंग ट्रैवर्स करते करते बाहर निकल गया। अगर I बाहर निकल गया तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या बनेगा? आपके पास तो स्ट्रिंग ही नहीं बची, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। तो अगर I बाहर निकल गया तो आंसर आ गया 0, या फिर मान लो J बाहर निकल गया तो अब कॉमन सब सीक्वेंस क्या बनेगा? कोई स्ट्रिंग ही नहीं बची, तो आंसर आ गया 0। तो बेस केस के अंदर आपने बोला बस आप I और J के बाउंड चेक कर रहे हो, और आउट ऑफ बाउंड हुआ तो आप रिटर्न कर रहे हो आंसर 0। ठीक है, एक बार इसे कोड करने चलते हैं। वैसे मैंने तो पक्का रिकर्जन से कोड करवा रखा हो, बट फिर भी एक बार दोबारा कर लेते हैं। तो हमने बोला बेस केस विजिबल है, जूम करूं? बेस केस मैंने बोला कि अगर I जो है, अगेन मुझे कोड लिखना पड़ेगा यार, अलग से एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना फंक्शन लिखता हूँ, इंट सॉल्व यूजिंग रिकर्जन। यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग A आ गई, और यहाँ मेरे पास स्ट्रिंग B आ गई, यहाँ मेरे पास इंडेक्स I आ गया, यहाँ मेरे पास इंडेक्स J आ गया। बहुत बढ़िया। और मैंने क्या बोला कि I को कहाँ शुरू कर रहा हूँ? 0 से। मैंने बोला J को कहाँ शुरू कर रहा हूँ? 0 से। बहुत बढ़िया। और मैंने बोला इंट आंसर इज इक्वल्स टू सॉल्व यूजिंग रिकर्जन। आपने पास कर दिया यहाँ पे text1, text2, I, J, और आपने रिटर्न कर दिया आंसर। बहुत बढ़िया। आपने बोला बेस केस के अंदर क्या बोला था भैया? आपने बोला था बेस केस के अंदर अगर I मेरा बाहर निकल गया, अगर I इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू A डॉट लेंथ हो जाए, तो इस केस में क्या आंसर बनता है? इस केस में रिटर्न 0। या फिर आपने कहा था अगर मेरा J ग्रेटर देन इक्वल टू B डॉट लेंथ हो जाए, तो इस केस में क्या आंसर बनेगा? इस केस में भी आंसर 0 बनेगा। लॉजिकल है? लॉजिकल है। बहुत बढ़िया। बेस केस राइट डाउन कर दिए। अब जो रिकर्सिव केसेस थे वो राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला अगर मैच कर गया, अगर A का ith करेक्टर मैच कर गया B के jth करेक्टर के साथ, तो मैच वाले केस के अंदर आंसर क्या बनता है? मैच वाले केस के अंदर आंसर क्या बनता है? मुझे आंसर बाहर क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने बोला इंट आंसर इज इक्वल टू 0। मैंने बोला मैच वाले केस में करंट करेक्टर मैच कर गया तो 1+ कर दो। 1 किस में प्लस करूं? रिकर्जन के आंसर में। रिकर्जन का आंसर कैसे निकलेगा? रिकर्जन कॉल मार के A, B, क्योंकि दोनों के करेक्टर मैच कर गए हैं, दैट्स वाई I भी आगे बढ़ेगा और J भी आगे बढ़ेगा, यानी I+1, J+1, क्योंकि दोनों करेक्टर मैच कर चुके हैं। ठीक है। एल्स केस में क्या होगा? एल्स केस में क्या होगा? आंसर विल बी इक्वल टू 0+0। क्यों प्लस किया? तो मैं दर्शाने के लिए कुछ मैच ही नहीं हुआ, दैट्स वाई कोई भी लेंथ प्लस नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ 2 केस बनते हैं, पर तुम्हें दोनों केस में से कौन सा आंसर चाहिए? मैक्स वाला। तो मैक्स ले लिया, और यहाँ पे 2 केस राइट डाउन करूंगा। पहला केस क्या होगा
कि आपने पहली वाली स्ट्रिंग तो पूरी रखी, यानी आई से ही जान दो, और सेकंड स्ट्रिंग के J+1 कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। और सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस आपका होगा कि आपने पहली वाली स्ट्रिंग को +1 से स्टार्ट किया और दूसरे वाले को आपने एज इट इज़ रख लिया, तो आपने ये आंसर निकाल लिया इस तरीके से। अब ये आंसर आपका आ गया, इस आंसर को रिटर्न कर दो, बढ़िया। तो अगेन ये सेम कोड हमने पहले भी पक्का कभी न कभी तुम रिकर्जन वाले वीक के अंदर कराया होगा इसी कोर्स के अंदर, ठीक है। इसे मैं एक बार रन कर देता हूँ, एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, सेमीकोलन नहीं लगाया, रन करते हैं। यूआई चेंज हुआ क्या लीड कोड का, यूआई चेंज हुआ क्या, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं एक बार, क्या लगता है चलेगा। चल जा बेटा, टाइम लिमिट एक्सीड, बहुत बढ़िया। 17 टेस्ट केस पास हो गए 47 में से। TLE आ रहा है, इसको ऑप्टिमाइज करना है, अभी कर देते हैं। हमने क्या बोला कि 1D DP है या 2D DP है, भैया देखो I की वैल्यू चेंज हुई है, J की वैल्यू भी चेंज हुई है, A एज इट इज़ ही है, B भी एज इट इज़ ही है, हर रिकर्सिव फंक्शन, हर फंक्शन कॉल के अंदर। तो दो वैल्यू चेंज हुई I और J, तो यानी कि 2D DP हो गई। तो I कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, I ज़ीरो से लेकर A की लेंथ तक ट्रैवल कर रहा है, और J ज़ीरो से लेकर B की लेंथ तक ट्रैवल कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो हमें एक 2D DP, एक 2D array क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट से 2D array क्रिएट करने चलता हूँ। तो मैंने बोला वेक्टर ऑफ इंट DP। रोज में क्या होगा, रोज में I के हिसाब से रखना, I किस पर ट्रैवर्स कर रहा है, A के ऊपर, text1 के ऊपर, text1 की लेंथ लिख लो, text1 डॉट लेंथ +1, 0 से लेंथ तक जा रहा है, दैट्स वाई +1 कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये कॉलम्स के लिए है, यहाँ मैंने लिख दिया text2 डॉट लेंथ +1, इनिशियलाइज कर दिया मैंने -1 के साथ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा 2D DP array मैंने क्रिएट कर लिया है। मैंने क्या करना है, इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करना है, जिसका नाम क्या रख रहा हूँ मैं, जिसका नाम क्या रखूँगा मैं, सॉल्व यूजिंग मेमोइजेशन। तो इसका नाम मैंने रख दिया सॉल्व यूजिंग मेमोइजेशन, सॉल्व यूजिंग मेम। इसको अंदर कर दिया कॉपी, यहाँ कर दिया पेस्ट, यहाँ कर दिया पेस्ट, यहाँ कर दिया पेस्ट, यहाँ कर दिया पेस्ट, यहाँ पास कर दिया DP array, ठीक है। यहाँ पे DP array को हमने फंक्शन के अंदर भी पास करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर भी पास करना पड़ेगा, और फंक्शन कॉल्स के अंदर भी पास करना पड़ेगा। पहला स्टेप डन। इसका बाद अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है दोस्त, आंसर स्टोर करना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मेरा आंसर बन रहा है, तो मैंने क्या बोला, DP ऑफ IJ इज इक्वल्स टू आंसर, और मैंने DP ऑफ IJ को रिटर्न करवा दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है कि अगर आंसर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है रिटर्न कर दो। मैंने बोला चेक इफ आंसर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इफ DP ऑफ IJ is not equal to -1, return DP of IJ। बहुत बढ़िया। क्या टॉप डाउन DP तैयार है, लगता तो है, लगता तो है। क्या रन करूँगा तो सारे के सारे केस संभाल लेगी, संभालना तो चाहिए। क्या हमारा कोड बढ़िया है, क्या सबमिट हो जाएगा, क्या ये चलेगा, चलना तो पड़ेगा। क्या इसके पास कोई और चॉइस है, लगता तो नहीं है, बाकी देख लेते हैं। TLE आ गया 46। एक केस फंस रहा है, कैसे बचाएं इसे, एक केस हमारा TLE मार गया, कैसे बचाएं, मेक श्योर करो कि आपने बाय रेफरेंस पास किया हो। तो आपने I और स्ट्रिंग सबको बाय रेफरेंस पास कर दिया। मैंने कहा था ना, एक केस आएगा जहाँ पर तुम बाय रेफरेंस करके तुम टाइम बचाने वाले हो, स्पेस तो बचाते ही थे, अब तुम बाय रेफरेंस से टाइम भी बचा लोगे। तो तुमने इन सबको बाय रेफरेंस पास कर दिया। अब चेक करें सबमिट करके, क्या लगता है चल जाएगा, क्या लगता है चल जाएगा। हाँ, कोई बेसिक गलती कर दी क्या, I+1 IJ पास कर दिया। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग पास कर लो तब भी चल जाना चाहिए, सिर्फ स्ट्रिंग पास करके भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ स्ट्रिंग, इसको भी कर सकते हो, तुम्हें बस यहाँ I+1 करने की नीड नहीं है, अलग से वेरिएबल लेके यहाँ पे इंसर्ट कर देना। सिर्फ स्ट्रिंग करोगे तब भी चल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। I+1 करने J+1 करने से फ़र्क पड़ रहा है, पर आंसर आ गया, क्या बात समझ में आती है। डरना नहीं होता, रूल बताए हैं तो वो चलेंगे, डेफिनेटली चलेंगे। पर हाँ, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना। मैं तुम्हें शुरू में बताया था कि कभी ना कभी कोई ना कोई केस हम ऐसा पक्का देखने वाले हैं
जिसके अंदर हमने बाय रेफरेंस पास नहीं किया होगा और हमारा टीएलई मार गया होगा। तुमने देखा कितनी छोटी चीज़ थी, 47 से 46 टेस्ट केस पास हो गई, एक टेस्ट केस फंस गया जो हमने कैसे ठीक किया, बाय रेफरेंस से। बहुत बढ़िया, क्या बात समझ आती है? ये हमें समझ में आ गया। अब मैं करूँगा इसको टैबुलेशन से कोड, तो टैबुलेशन से करते हैं। टैबुलेशन में तुम्हें बताया था ना 2D एरे को कैसे 1D में लाना, 1D को 2 1D एरे को सिंगल 1D में कैसे लाना और सिंगल 1D को 2 वेरिएबल में कैसे लाना, सब कुछ सिखा चुका तुम ऑलरेडी में। स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी, बहुत बढ़िया। अब बताओ जी क्या करना है इसके अंदर, क्या किया जाए? कुछ नहीं भैया, सबसे पहले DPRA क्रिएट करो। मैंने कहा DPRA तो यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ मैं। और बताओ क्या करना है भैया? इसके बेस केस को एनालाइज करो। अब बेस केस को एनालाइज जब मैं करूँगा तो क्या लिखता तुम्हें, बेस केस को एनालाइज करके क्या निकलने वाला है भैया? बेस केस को एनालाइज हमने किया, हमने बोला कि अगर आई ए लेंथ से बड़ा है या बराबर है, ज़ीरो कर दो, जे से बड़ा है या बराबर है तो ज़ीरो कर दो। मैंने कहा ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि पहली रो ज़ीरो, लास्ट रो और लास्ट कॉलम को ज़ीरो करने के लिए कह रहा है, पर मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? मैं लास्ट रो और लास्ट कॉलम को ज़ीरो करने क्यों जाऊं? मैंने पूरा एरे ज़ीरो कर दिया। छोड़ो यार, पूरा एरे ज़ीरो लो तुम, कहानी ख़त्म। कौन मेहनत करेगा, है ना? अब वापस आते हैं, ये ज़ीरो करने से क्यों चल रहा है? क्या यहाँ पर -1 की जगह 0 लेता तो नहीं चलता? हो सकता है फट भी जाए, एक बार चेक करके बताना मुझे। तो हमने इसको 0 कर दिया, हमने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब बताओ आगे क्या करूँ, आगे क्या क्या लॉजिक है? हमने DPRA क्रिएट कर लिया है, हमने बेस केस एनालाइज कर लिया है, हमें फॉर लूप चलाना है। आई कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहा था? रिकर्जन के अंदर आई 0 से लेके ए की लेंथ तक ट्रैवल कर रहा था, तो यहाँ पे कैसे ट्रैवल करेगा? उल्टा। तो हमने बोला यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, आई इंडेक्स कहाँ से ट्रैवल कर रहा है? यहाँ पे आई इंडेक्स ए डॉट लेंथ से लेकर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई प्लस प्लस तक ट्रैवल कर रहा है। पर भैया बेस केस में तो आप इक्वल टू ए डॉट लेंथ वाला केस संभाल चुके हो, तो अगर मैं इक्वल टू ए डॉट लेंथ वाला केस संभाल चुका हूं तो इसकी शुरुआत कहाँ से करूं? ए डॉट लेंथ -1 से कर लो भैया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हो यार तुम तो। अब जे की बात करते हैं, जे 0 से लेके बी की लेंथ तक चला है, तो यहाँ पे कैसे चलाएंगे हम लूप? उल्टा चला देंगे कि भाई फॉर इंट जे इंडेक्स, हमने चलाया बी डॉट लेंथ जे इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जे इंडेक्स माइनस। ठीक है जी, यहाँ पे भी कुछ गलती है, यहाँ पे भी हमें इंडेक्स माइनस और यहाँ पर भी इंडेक्स। बहुत बढ़िया भैया। जे इक्वल टू बी डॉट लेंथ वाला केस तो आपने संभाल लिया। बेस केस के अंदर बोलते जब भी जे बी की लेंथ के इक्वल तो आंसर 0 होना चाहिए, वो तो आपने यहाँ पे संभाल ही लिया है। तो फिर से बी डॉट लेंथ क्यों चला रहे हो? तो इसको बी डॉट लेंथ -1 से चलाओ। ठीक है, ये भी हो गया। तो फॉर लूप हमने राइट डाउन कर ली है। अब क्या करूँ? अब कॉपी पेस्ट। तो हम गए, हमारा रिकर्सिव लॉजिक यहाँ से कॉपी किया हमने, इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, पहला कॉपी पेस्ट करने वाला काम हो गया। सेकंड डीपी में कन्वर्ट करो, तो इसको डीपी में कन्वर्ट करता हूँ फटाफट। डीपी ऑफ i+1 एंड j+1 लॉजिकल, इसको कन्वर्ट करो डीपी में। आपने बोला डीपी ऑफ i j+1, इसे कन्वर्ट करो डीपी ऑफ i+1 ठीक है, डीपी में कन्वर्ट करने वाला काम बढ़िया हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या बचा है? इंडेक्स मेक श्योर करना कि आपने आई की जगह आई इंडेक्स यूज़ कर लिया हो। तो मैंने बोला आई की जगह आई इंडेक्स, 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 जे की जगह जे इंडेक्स, जे की जगह जे इंडेक्स, जे की जगह जे इंडेक्स, जे की जगह
जे इंडेक्स, जे की जगह जे इंडेक्स, बहुत बढ़िया। ये भी हो गया डन रूल्स के हिसाब से। रिटर्न क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, आंसर रिटर्न करना है। रिटर्न करना है डीपी ऑफ क्या चीज़, जो भी आपने रिकर्सिव कॉल में पास किया होगा। क्या पास किया था, आई भी 0 और जे भी 0, 0,0 पे आंसर बन रहा है, इसका मतलब खत्म। चेक कर लो इसे कॉल करके आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुमने यहाँ पे इसको रन करके देख लिया, तुमने रन करके देख लिया टैबुलेशन को, कहीं पे छोटी सी मिस्टेक हो रही है। कहाँ मिस्टेक हो रही है दोस्त, अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर टेक्स्ट 1। अच्छा, इसका नाम हमने ए रखा हुआ है, इसका नाम हमने बी रखा हुआ है। मुझे लग रहा है कहीं फटेगा, पक्का फटेगा ये, पर चेक कर लेते रन करके, कहीं फटने वाला है ये पक्का, शायद। 1 मिनट रुक जाओ, चेक कर लेता हूँ। लेंथ -1 से शुरू किया है और लेंथ +1 कर रहे हैं, लेंथ -1 से किया है, लेंथ +1 कर रहे हैं, नहीं फटेगा नहीं, चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा। सबमिट करते हैं। अब अगर फट गया तो दिक्कत हो जाएगी। बढ़िया, क्या बात समझ में आती है? क्या हमने कर लिया इसको टैबुलेशन के द्वारा? क्या ये मुश्किल लगा हमें? क्या ये मुश्किल था? नहीं। क्या हमें डरना चाहिए इससे? नहीं। क्या हम फंसे अभी तक? अभी तक तो नहीं फंसे भैया, कल भी यहां तक नहीं फंसे थे, इसके बाद फंसे थे। तो चेक करते हैं फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे। आ जाओ। तो हमने क्या बोला, डीपी ऑफ आई जे डिपेंड कर रहा है डीपी ऑफ आई +1 जे +1, डीपी ऑफ आई जे +1, डीपी ऑफ आई +1 जे। ठीक है, इसको मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, कहीं ना कहीं कल वाला लॉजिक ही होने वाला है। अब तो पर हमें पता ही है ना, कल तो हमने इतना अपना दिमाग ख़राब किया, हमारा आधा घंटा ख़राब हुआ, पौना घंटा ख़राब हुआ कल। तो कम से कम हमें पता है कि अब यहाँ पे एक टाइप ऑफ फेलियर क्या हो सकता है जो हम गलती कर सकते, तो हम उसे गलती होने देंगे ही नहीं। तो मैंने बोला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका डीपी ऑफ आई जे डिपेंड कर रहा है किन तीन चीज़ों के ऊपर। एक तो डीपी ऑफ आई जे +1, एक तो डीपी ऑफ आई +1 जे, और एक तो डीपी ऑफ आई +1 जे +1। तो ये 3 डब्बों के ऊपर आपका ये डिपेंड कर रहा है। तो क्या मैं फिर से कह सकता हूं कि इस कॉलम का आंसर क्रिएट करना डिपेंड कर रहा है इस कॉलम के ऊपर? तो क्या मुझे पूरे 2D array की नीड है? नहीं। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो आंसर कैसे बिल्ड हो रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो आंसर कैसे बिल्ड हो रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व अगर तुम करोगे तो आंसर तुम्हें पता लगेगा कैसे बिल्ड हो रहा है। आंसर तुम्हारा चल रहा है कौन सी रो से, लास्ट रो से। कहाँ से, ए डॉट लेंथ -1 से चल रहा था, कौन से कॉलम से, लास्ट कॉलम से। तो आंसर तुम्हारा इस प्रकार बिल्ड हो रहा है, समझ रहे हो? ऐसा बिल्ड हो रहा है तुम्हारा आंसर, ऐसा बिल्ड होता होता। लास्ट आंसर कहाँ पे आया है, लास्ट आंसर कहाँ पे आया है, इस डब्बे पे। ये डब्बा क्या है 0,0। अब पता लगा 0,0 से आंसर क्यों उठाया, अब पता लगा आंसर क्यों उठाया। तो इन शॉर्ट जो हमें 2D एरे से 2 एरे में शिफ्ट करने वाला काम था वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। जहाँ पे अभी n² टाइम लग रहा है, और सॉरी n² स्पेस लग रहा है, इसको हम 2n स्पेस के अंदर लेके आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा लगता तो है। तो मैंने इसे कर दिया कॉपी, और मैंने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। इसका नाम क्या रखूँ, इसका नाम क्या रखूँ, मैंने इसका नाम रख दिया SO, स्पेस ऑप्टिमाइज्ड। मैंने बोला मुझे इसकी नीड नहीं है, मुझे इसकी नीड नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2 कॉलम बनाने हैं, मुझे 2 कॉलम बनाने हैं। और कल वाला नहीं लग रहा मुझे हिसाब किताब इसका भी। 2 कॉलम बनाने, बताओ मित्रों कैसे बनाएंगे 2 कॉलम, जल्दी से बता दो भैया। कॉलम जो थे आपके किससे, ऐसे एक कॉलम बनाना है, ऐसे एक कॉलम बनाना है, एक का नाम मैं करंट रख दूंगा, एक का नाम मैं नेक्स्ट रख दूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला कॉलम जो है b डॉट लेंथ से बन रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर वेक्टर क्रिएट कर लिया, वेक्टर ऑफ इंट करंट और b डॉट लेंथ +1, कॉमा इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। बहुत बढ़िया। मैंने बोला वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम रख दिया नेक्स्ट, इसको रख दिया b डॉट लेंथ +1, इनिशियलाइज कर दिया 0 से। क्या आसान था इतना, क्या इतना आसान था मित्रों, जल्दी से बताओ, क्या इतना आसान था, जल्दी से बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंथ की स्पेलिंग एक बार ठीक कर लेते हैं। मैंने बोला बाकी चीज़ें अब यहाँ पर हमने बोला i +1 यानी नीचे वाली रो, और j +1 यानी नेक्स्ट वाला कॉलम।
नेक्स्ट वाला कॉलम की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसे यहाँ से j+1 हटा के किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर। बहुत बढ़िया। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर भी j+1 लिखा हुआ है और सेम रो यानी नेक्स्ट वाले कॉलम की बात हो रही है, तो मैंने इसको हटा के किस में कन्वर्ट कर दिया, नेक्स्ट वाले कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर लिखा i+1 पर सेम कॉलम वाले एरे का नाम क्या है, सेम कॉलम वाले एरे का नाम क्या है, करंट। तो मैंने यहाँ पे करंट लिख दिया। यहाँ पर सेम रो और सेम कॉलम तो मुझे पता है, सेम कॉलम वाले का नाम क्या है, सेम कॉलम वाले का नाम क्या है, सेम कॉलम का नाम मैंने करंट रखा हुआ है। अब एक गलती हमेशा हम करते हैं, वो गलती क्या है, वो गलती क्या है, शिफ्टिंग भूल जाते हैं भैया। शिफ्टिंग लिख दो बेटा फटाफट इसमें एक बार। शिफ्टिंग कर दी हमने, क्या ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ ऐसा समझ नहीं आएगा, बना के दिखाता हूँ। शिफ्टिंग करते हैं तो हमने बोला कि सबसे पहले नेक्स्ट यहाँ पे है, फिर करंट यहाँ पे है, फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ गया और करंट यहाँ पे आ गया, ऐसा चल रहा है। तो नेक्स्ट को आपने इक्वल कर दिया किसके, नेक्स्ट को आपने करंट के इक्वल कर दिया। मुझे लगता है यहाँ पर भी आज लूप इंटरचेंज करने ही पड़ेंगे अपने को। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि नेक्स्ट इज इक्वल्स टू करंट। अब आप कॉलम वाइज चल रहे थे, बट आपका ये जो लूप है ये रो वाइज चल रहे हैं, तो आई थिंक आज भी लूप इंटरचेंज करने ही पड़ेंगे अपने को। तो हमने क्या कर दिया, हमने ये अभी ये रो वाइज चल रहे हैं हमारे दोनों लूप, हमने क्या कर दिया इसको, हमने इसको कॉलम वाइज चला दिया। ठीक है, हमने इस बार लूप को बाहर लगा दिया, कॉलम वाइज चल पड़ेगा ये। और बढ़िया, तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। ख़त्म, हमारे सारे रूल अप्लाई कर चुके हैं हम, और इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। इसको रन कर लेते हैं, डीपी तो है ही नहीं, हमने क्या बोला इसको, डीपी तो है ही नहीं, इसका नाम हमने क्या सेव कर लिया, नेक्स्ट कर लिया। मज़ा आने वाला है, बताओ मित्रों। कहाँ पे गड़बड़ हुई है, चलो ऑब्जर्व करते हैं फटाफट। Heap this size 4 thread 2 is log 4 by to the right of this, क्या कहना चाहता है ये, next of 0 b dot length +1। दोस्त कहाँ पे गलती हो रही है, लाइन 71 पे। क्या हुई है लाइन 71 पे गलती, क्या गलती हुई लाइन 71 पे, ए डॉट लेंथ। हा, हमें ऐसे कॉलम क्रिएट करना ना, कॉलम ऐसे क्रिएट करना था, तो ये ए से दर्शाया जा रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, बिल्कुल सही कह रहे हो, ए डॉट लेंथ चल जाएगा। अब चल जाना चाहिए। समझदार हो भाई, गलती बता पा रहे हो, तुम अच्छे बच्चे हो गए हो, बिल्कुल ही समझदार बच्चे हो गए हो एकदम, है सब आता है तुम लोगों को। अब तो तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो गए हो, एक्सेप्ट हो गया ये। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, कुछ तो बात है तुम लोगों में। देखो मतलब उतना डल्लू भी नहीं हो, नहीं। अब तो मैं तुम एक डीएससी कोर्स क्यों नहीं लॉन्च कर लेते, मैं आ जाऊंगा तुमसे पढ़ने। कुछ तो बात है तुम में, है ना। एक बच्चा कह रहा है ए डॉट लेंथ क्यों लिया, बेटा मैं बताता हूँ। देखो हमने क्या बोला, हमें कॉलम क्रिएट करना था ना ये, तो इसमें कितने ब्लॉक्स बनने चाहिए, 1 2 3 4। ये कैसे पता लगेगा, ये लेंथ क्या होती है, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज किससे बनाई थी हमने, ए से बनाई थी। और ये लेंथ क्या होती है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ये कैसे बनाई थी हमने, ये बी डॉट लेंथ से बनाई थी। दैट्स वाई ए डॉट लेंथ लेना पड़ा। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। एक और चीज़ है, मुझे बताना, मेरे को कभी ऐसे नीड पड़ी नहीं है दोस्त, सही बताऊँ ना, मेरे को ऐसे नीड पड़ी नहीं कभी भी। इस साल मुझे नीड पड़ रही है ऐसे लूप शिफ्ट करने की। अपन बिना लूप शिफ्ट करे भी पहले कर लिया करते थे, मुझे ऐसे नीड पड़ी नहीं है ऐसे ये लूप शिफ्ट वगैरह करने की। तो इस बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूल में मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, जिसकी वजह से नीड पड़ रही है। चल तो इससे भी जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है, और तुम्हें रीज़न भी पता है कि क्यों चल रहा है, क्यों चेंज करना पड़ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर सवाल है कि यार पहले तो मैंने नहीं करा कभी भी लूप चेंज, पहले बिना लूप चेंज करे भी चला लिया करता था मैं। तो
पहले बिना, एक बार देखते हैं, बिना लूप चेंज करके वो चला के देखते हैं यार, ठीक है, बिना लूप चेंज करे हुए चला के देखता हूँ मैं, ठीक है, बिना लूप करे ये था, इसको ए डॉट लेंथ कवन कर लेता हूँ, ए डॉट लेंथ कर लेता हूँ, इसे चला के देखते हैं बिना लूप चेंज करें। तो हमने बोला, कहाँ पे गलती कर रहा हूँ मैं इसके अंदर यार, देखना है मुझे, बताना है एक बार, इसके बिना भी कर लेते थे, पर ठीक है अभी तुम्हें रीज़न पता ही है तो कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू करंट कर दिया हमने, अगेन पुराने वाला कोड सेम कर देता हूँ वापस से, ए डॉट लेंथ और आपने इस लूप को बाहर शिफ्ट कर दिया, पर अगेन हमें रीज़न पता है कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है, हम रन तो करवा ही लेंगे, सबमिट भी करवा लेंगे सारे टेस्ट केस। तो पहले जहाँ पर ये 2D स्पेस ले रहा था, अब क्या कर रहा है, अब ये आपका सिंगल एरे के अंदर हो रहा है कंप्लीट। मानते हो कि नहीं मानते हो, अब तुमने 2 एरे के अंदर इसे कंप्लीट कर लिया, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब सवाल मन में फिर से आता है कि क्या मैं इसको और स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। वापस चलते हैं, करंट डिपेंड कर रहा है नेक्स्ट पे और करंट पे, चलो चेक करते हैं, अब देखते हैं कि और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं। हमने बोला करंट का आई डिपेंड कर रहा है नेक्स्ट के आई पे, नेक्स्ट के i+1 पे और करंट के i+1 पे, इन 3 डब्बों पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करूं इसको मैं, बताओ मित्रों। हमने कहा था इसको ऑप्टिमाइज करने का तरीका क्या होगा कि आप जो आंसर बिल्ड कर रहे हो वो इसी डब्बे के अंदर बिल्ड कर दो, ठीक है। तो क्या बात बन पाएगी, सोचते हैं। लेट्स से हमने कहा कि यहाँ पर करंट ऑफ आई हमने निकालना, इसका लेट से 0 है और इसका लेट से 0 है, ऐसा 0 0 पड़ा हुआ है, यहाँ निकालने गए हैं, इससे और इससे आंसर निकाला, इसको तुमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, पर यहाँ पे कोई और वैल्यू भी हो सकती थी, फिर तुम यहाँ आंसर निकालने गए, अरे देखो हमें पता लग गया क्यों नहीं हो सकता, ध्यान से देखो क्यों नहीं हो सकता, ध्यान से देखना। मान लो यहाँ 1 पड़ा है, मान लो यहाँ 2 पड़ा है, मान लो यहाँ 3 पड़ा है, और यहाँ का आंसर तुम निकाल रहे हो, तो तुमने यहाँ से और यहाँ से इन 3 वैल्यू को यूज़ करके यहाँ पर एक आंसर निकाला 15। तुमने क्या बोला कि यार 15 रादर देन सेविंग हियर, मैं 15 यहीं पे सेव कर देता हूँ, यहाँ 15 आ गया। पर जब तुम यहाँ पर आंसर, ये वाला आंसर निकालोगे, ये एक तो इस पर डिपेंड करेगा जो कि 15 है, बहुत बढ़िया, ये इस पर डिपेंड करेगा जो कि 3 है, और इस पर डिपेंड करेगा, पर 3 तो हटा दिया आपने, तो दैट्स वाई इसको और स्पेस ऑप्टिमाइज हम नहीं कर पाएंगे, यहीं पे रोकना पड़ेगा इसको, आपने ओवरराइट कर दिया ना, इसको आंसर की नीड पड़ रही है, दैट्स वाई दिक्कत हो गई है, तो ओवरराइट इसको अभी अपन और आगे नहीं लेके जा रहे हैं, यहीं पर इसे रोक देंगे। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। तो अब कर सकते हैं ना, तो करो और कोड शेयर करो, फिर मैं तुम्हारे घर रोटी भिजवाऊंगा, करो कोड शेयर करो मुझे, अगर तुम्हें लगता है कर सकते हो तो करो, कौन रोक रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस, ये वाला क्वेश्चन है, अगेन बड़ा सिंपल है, ये मैं तुम्हें अगले 5 मिनट में करके दिखा सकता हूँ। एक बार क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन समझने के बाद टाइमर लगा लेना 60 सेकंड का, 60 सेकंड में तुम्हें कंप्लीट करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो, हमने क्या बोला, एक स्ट्रिंग आपको दी हुई है, आपको बताना है कि उसका लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस क्या होगा। अरे सिंपल है, तो क्वेश्चन समझाता हूँ, आ जाओ। सो क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्ट्रिंग तुम्हें दी हुई है, लेट्स से एक स्ट्रिंग तुम्हें लव दी हुई है, इसका लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस, क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब ये है कि इसके पैलिंड्रोम के साथ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या निकलेगा। इन शॉर्ट मेरे पास एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग तुम खुद से क्रिएट कर लो, इसका रिवर्स EVOL, और फिर इन दोनों का LCS निकाल दो, और LCS निकालने का मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कोड मेरे पास पड़ा हुआ है ना अभी, खत्म। तुम्हें जस्ट इस स्ट्रिंग का रिवर्स करके एक और स्ट्रिंग क्रिएट करनी थी और पुराना कोड यूज करना था, खत्म। दोबारा समझते हैं, हमने बोला एक स्ट्रिंग का पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस निकाल दो। पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस मतलब सबसे पहले पैलिंड्रोम क्या होता है, स्ट्रिंग का रिवर्स, अगर करूँ तो सेम चीज़ बन जाए, तो इसको आपने रिवर्स कर दिया, और इस स्ट्रिंग को इसका रिवर्स का कॉमन सब सीक्वेंस निकाल के दिखाना, लॉन्गेस्ट वाला जो भी होगा, ये कहना चाहते हैं। तो इस स्ट्रिंग का अपने रिवर्स के साथ
लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस आपको निकाल के दिखाना है। तो मैंने बोला स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू एस, और मैंने बोला रिवर्स ए डॉट बिगिन ए डॉट एंड। तो आपके पास स्ट्रिंग भी आ गई और उसकी रिवर्स स्ट्रिंग भी आ गई। आपने बोला इंट आंसर इज इक्वल्स टू सॉल्व यूजिंग टैब्यूलेशन स्पेस ऑप्टिमाइज्ड। आपने पास कर दी दोनों स्ट्रिंग ए भी और एस भी। आपने बोला रिटर्न एस। मैं गया पुराने वाले कोड में, मैंने अपने कोड को कर लिया कॉपी, इसे कर लिया मैंने कॉपी, इसे कर दिया मैंने यहाँ पर पेस्ट, और मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया रन कोड। क्या 60 सेकंड के अंदर हुआ? अरे आ गया। हीरो बन जाओ भैया, हीरो बन जाओ भैया, पहले हीरो बन लो उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे। अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं। इतनी जल्दी मैंने इतनी जल्दी कर दिया कि रीड कोड भी कह रहा भाई साहब बहुत जल्दी कर रहे हो, आराम से कर लो, बहुत जल्दी है। एक्सेप्टेड, एक बार सबमिट कर लेते हैं। कोड ऐसा करो कि लीड कोड ही बोले कि इतनी तेज मत करो, थी गलती, इतना तेज मत करो। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। एंटायरली पुराने वाले क्वेश्चन पर बेस्ड था, कुछ भी नहीं है, आपको डेफिनेशन समझनी थी। उसने बोला लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस बताना है, तो आपको एक स्ट्रिंग का उसके पैलिंड्रोम के साथ कॉमन सब सीक्वेंस निकाल के दिखाना है। ठीक है, एक स्ट्रिंग को आपने रिवर्स कर लिया तो आपका एक नॉर्मल स्ट्रिंग आ गई, एक रिवर्स स्ट्रिंग आ गई, उन दोनों का लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आपने पकड़ा दिया। ठीक है, अब एक सिंपल सवाल आपसे पूछता हूँ। अभी तो हमने पुराने वाले कोड के अंदर पहले हमने रिकर्जन वाला सोल्यूशन बिल्ड किया, फिर उससे हमने टॉप डाउन बिल्ड किया, फिर उससे हमने टैबुलेशन बिल्ड किया, उसके बाद स्पेस ऑप्टिमाइज तक आए। अगर लेट से तुम इंटरव्यूअर और मैं तुम्हारे सामने आके सीधा ये वाला कोड चिपका दूँ, कैसा लगेगा? पहली बात तो तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा कर क्या रहा है, करना क्या चाहता है, ये मेरे समझ नहीं आ रही, कहाँ से लिख लिया इसने, कहीं याद करके तो नहीं आया। ऊपर से अगर तुम वो वाला इंटरव्यूअर हो जो जीएफजी खोल के बैठा हो साथ में और देख रहा हो कि जो तुमने कोड लिखा वो जीएफजी में मिल जाए किस तरीके से, तो फिर गए। तो एक इंटरव्यूअर को भी थोड़ा बेस बना के दिया करो कि देखो बेटा ये रिकर्जन है, ये चल रहा है, मानते हो, मान गए, ठीक है। इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया टैबुलेशन में, मानते हो, मान गए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ज़्यादा स्पेस लग रहा है, कम करके दिखाऊं, तुम बोलोगे तो कर दूंगा, हाँ कर दो, ये लो कर दिया, मानते हो, मान गए, चलो सेलेक्ट कर दो मुझे फटाफट। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। हीरो मत बनना इसी तरह चिपका कर ही कर। वैसे तुम खुद भी बता नहीं पाओगे, याद करके थोड़ी जाओगे, तुम्हें बेस से बनाते हुए बिल्ड करते हुए यहाँ पे पहुँचोगे, यहाँ तक आ पाओगे, है ना। अब आता है स्ट्रिंग की दुनिया का, स्ट्रिंग और डीपी की दुनिया का सबसे फेमस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? स्ट्रिंग और डीपी की दुनिया का सबसे फेमस क्वेश्चन, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑनलाइन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एडिट डिस्टेंस, वेरी गुड। एडिट डिस्टेंस लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस भी सेम लाई करता है, पर एडिट डिस्टेंस बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एडिट डिस्टेंस जो कि इंटरव्यू में जल्दी कंप्लीट हो सकता है ना, फटाफट से आपने कर, बहुत जल्दी कोड हो जाता है उसका जनरल, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है एडिट डिस्टेंस के अंदर। तो एडिट डिस्टेंस अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने तुम्हें एडिट डिस्टेंस पढ़ाया होगा पक्का, गारंटी है। क्या मैंने तुम्हें एडिट डिस्टेंस पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ाया होगा। इसमें तो मैंने केसेस दिखाए होंगे, इंसर्शन के, डिलीशन के, रिप्लेसमेंट के, करेक्टर मैचिंग के, 4 केस बनाए होंगे, दोनों केस में जो मैक्सिमम आंसर होता होगा उसको इंक्लूड करवा दिया होगा, है ना। इसमें एग्जाम्पल लिया होगा तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने हॉर्स वाला, वैसे यहाँ पे भी हॉर्स ही लिखा हुआ है, हॉर्स वाला एग्जाम्पल लिया होगा मैंने, ये ठीक है, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ तो हॉर्स याद, दिमाग में हॉर्स याद रह जाता है इसके अंदर, वैसे दिख भी रहा है सामने लिखा हुआ साफ साफ। सो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कहता है गिवन 2 स्ट्रिंग्स, आपको 2 स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, और वर्ड 1 और वर्ड 2, ठीक है, 2 स्ट्रिंग मेरे पास है। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वर्ड 1 टू वर्ड 2। आपको वर्ड 1 को वर्ड 2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आपको वर्ड 1 को वर्ड 2 में कन्वर्ट करना है। आपको मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताने हैं ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। दोबारा समझते हैं, आपके पास 2 स्ट्रिंग है, एक वर्ड 1 है और एक वर्ड 2 है। आपको वर्ड 1 को वर्ड 2 में कंप्लीट करना है यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन में क्या क्या है, या तो आप कोई भी करैक्टर खुद से इंसर्ट कर सकते हैं, या तो आप किसी भी करैक्टर को किसी और करैक्टर में रिप्लेस कर सकते हैं, या तो आप किसी भी करैक्टर को डिलीट कर सकते हैं। इंसर्शन, डिलीशन, रिप्लेसमेंट, ये 3 ऑपरेशन आपके पास पड़े हुए हैं। हर ऑपरेशन 1 यूनिट की कॉस्ट खाता है, ठीक है।
उसको बताने की नीड नहीं है, पर चलो ठीक है, समझ में आता है। तो इसको समझते हैं एक बार, इसको समझते हैं एक बार, इसको समझते हैं एक बार। चलो बड़ी जल्दी होगी क्लास यार, नहीं तो हमेशा हम एक डीपी क्वेश्चन 1 घंटे में कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से। आज तो हम बड़ी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे इस हिसाब से, बहुत बढ़िया। तो हमने बोला HORSE, मैंने बोला HOUSE, मैंने यहाँ पर लगाया I, मैंने यहाँ पर लगाया J। क्या I और J मैच कर गया? मैच कर गया। तो एक केस तुम्हारा बन गया कौन से वाला? करेक्टर मैच वाला। क्या मुझे करेक्टर मैच वाले में कोई ऑपरेशन लगाने की नीड है? क्या इंसर्ट डिलीट या रिमूव, इंसर्ट डिलीट या रिप्लेस करूं? नहीं, मैच कर गया तो आगे बढ़ो। I को आगे बढ़ा दिया, I+1 हो गया, J को आगे बढ़ा दिया, J+1 हो गया। तो करेक्टर मैच वाले केस में I+1 कर देना और J+1 कर देना। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? अब करेक्टर नॉट मैचिंग वाला केस संभालते हैं, करेक्टर नॉट मैचिंग वाला केस संभालते हैं। इस वाले केस में क्या होगा? मैंने बोला S1 के अंदर HORSE है, S2 के अंदर DORSE है। इसमें क्या हो सकता है? मैंने बोला HD, तो मैंने क्या किया? मैंने H को रिप्लेस करवा दिया D से। तो करेक्टर नॉट मैचिंग के रिप्लेस वाले केस में क्या होता है? आपने क्योंकि इसको D में रिप्लेस करवा दिया है, तो आपने क्या बोला? ये इससे कैंसिल आउट हो गया, I फिर से आगे बढ़ गया और J फिर से आगे बढ़ गया। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब इसे करोगे ना कंपेयर आपस में। तो रिप्लेसमेंट वाले केस के अंदर I+1 और J+1 आपका पेंडिंग केस बचेगा। साथ में कितने ऑपरेशन यूज हो चुके हैं? आप एक ऑपरेशन यूज कर चुके हो, तो एक आपने ऑपरेशन यूज कर लिया है, प्लस I+1 से J+1 कौन संभाल रहा है? I+1 से J+1 रिकर्जन संभाल रहा है। एक ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर लिया है इस H को D में कन्वर्ट करके, प्लस I+1 से J+1 जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग बच रही है वो कौन संभाला? रिकर्जन संभाल रहा है। बहुत बढ़िया। इंसर्शन वाला केस संभालते हैं अब। मैंने बोला करेक्टर नॉट मैचिंग, यहाँ पर एक स्ट्रिंग आ गई जहाँ हमने लिखा हुआ है ORSE, तो मैं वो ऐड याद है WHORS, फिर एक लाइन बोलता था बच्चा, वो याद है किसी को? अगर तुमने बोला हाँ तो तुम बुढ़े हो चुके हो, अगर तुम्हें नहीं है तो फिर तुम जेनजी हो। ठीक है, जो हाँ कह रहा है वो बुढ़े लोग हैं मेरी तरह, और जो नहीं कह रहा है वो जेनजी वाले बच्चे हैं। याद, आज सर्च करना WHO एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है HORSE। ऑब्जर्व करो, इंसर्ट वाला केस समझते हैं। मैंने बोला O को मैंने, इसके ऊपर I है, H जिसके ऊपर J है, क्या ये मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अब यहाँ पे दिमाग लगाना, मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने इसमें H इंसर्ट किया होगा। अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने H इंसर्ट किया है, तो इसका मतलब कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए? 1+ कर लिए। क्या मुझे I को आगे बढ़ाने की नीड है? नहीं, इस H से ये H कैंसल आउट हुआ है, ये तो वैसे का वैसे ही है, तो I आगे नहीं बढ़ेगा। H कैंसल आउट हो चुका है, दैट्स वाई J आगे बढ़ जाएगा। तो I, J+1, यानी यहां से लेके और यहां से लेके कौन सॉल्व करने वाला है? ये रिकर्जन सॉल्व करने वाला है। समझ में आया? आपने इंसर्ट वाला केस देख लिया जहां पर आपने खुद से H इंसर्ट किया, इस H को इस H से कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया, J को आगे बढ़ाना पड़ेगा, J+1 कर दिया। O कैंसिल आउट नहीं हुआ, दैट्स वाई I वहीं का वहीं है। बहुत बढ़िया। लास्ट केस देखते हैं, डिलीट वाला, करेक्टर नॉट मैचिंग। मैंने बोला S, यहाँ लिख दिया हमने DOSE, और S2 यहाँ लिख दिया मैंने OSE। मैंने बोला इसके ऊपर I है, इसके ऊपर J है। मैंने बोला मान लो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अगर मैंने इसे डिलीट कर दिया तो कॉमन सेंस की बात है I आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। क्या J आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, J में तो कुछ किया ही नहीं ना आपने। तो एक ऑपरेशन डिलीट करने का, यानी 1+, और I को आपने आगे बढ़ाया तो I+1, J वहीं का वहीं, वहीं का वहीं, और ये आप कौन संभालेगा? रिकर्जन संभालेगा। ठीक है, तो आपने सारे के सारे केस बना लिए, उसे फटाफट से यहाँ पे राइट डाउन करते हैं।
आपने बोला करेक्टर मैच वाले केस के अंदर क्या होता है, आप बोलते हो रिकर्जन को कि रिकर्जन i+1 से j+1 वाला केस संभाल ले। और करेक्टर नॉट मैचिंग वाले केस में क्या होता है, आप या तो रिप्लेसमेंट करते हो, आप या तो इंसर्शन करते हो, आप या तो डिलीशन करते हो। और आप रिप्लेसमेंट वाले केस में क्या बोलते हो, 1+i+1, j+1 रिकर्जन संभालेगा। इंसर्ट वाले केस में आप क्या करते हो, 1+i, j+1 ये रिकर्जन संभालेगा। और डिलीट वाले केस में करते हो 1+i+1, j ये कौन संभालेगा, रिकर्जन संभालेगा। अब इन तीनों में से कौन से वाला आंसर मुझे चाहिए, जो भी आंसर मिनिमम होगा। खत्म खत्म, ठीक है। ये तो गेम थी आपकी, पर इसमें बेस केस है जो गेम है असली। तुम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे बेस केस कैसे निकलने वाला है इसका, यहाँ पर 2 स्ट्रिंग है, एक S1 है जहाँ पर लिखा हुआ है हॉर्स, और एक S2 है जहाँ लिखा हुआ है HOR। तो I यहाँ है, J यहाँ है, कैंसल आउट हो गया, I यहाँ है, J यहाँ है, कैंसल आउट हो गया, I यहाँ है, J यहाँ है, कैंसल आउट हो गया, J यहाँ पहुँच गया। एक ऐसा केस जिसमें आपका J खत्म हो जाए, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब कॉमन सेंस की बात है, इन दोनों कैरेक्टर के लिए क्या चॉइस है, एक ही चॉइस है, डिलीट करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट हमने ये बोला कि अगर J आपका b.लेंथ के इक्वल हो गया तो इस केस में आंसर क्या होगा, ये दो कैसे निकलेगा, इस 5 में से ये 3 माइनस करना पड़ेगा। ये 5 क्या है, एक ही लेंथ, और वो 3 क्या है, वो है I। ये निकला एक बेस केस। सेम चीज उल्टी भी तो हो सकती है कि S1 है, यहाँ लिखा हुआ है HOR, S2 है, यहाँ लिखा हुआ है HORSE, I यहाँ था, J यहाँ था, कैंसल आउट हो गया, I यहाँ था, J यहाँ था, कैंसल आउट हो गया, I यहाँ था, J यहाँ था, कैंसल आउट हो गया, I यहाँ आ गया, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो एक ही चीज़ बचती है, S और E यहाँ पर इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो जितने भी कैरेक्टर बचे हैं वही मेरा आंसर होगा। तो मैंने बोला ये पूरा ओवरऑल क्या है, b.लेंथ, और ये क्या है, J। तो इन शॉर्ट मैंने बोला कि अगर I मेरा खत्म हो जाए, यानी I a.लेंथ के ऊपर आ जाए, तो इस केस में आंसर क्या बचेगा, b.लेंथ के अंदर में से J माइनस कर दो। ये बेस केस है। अगर आप बेस केस सोच पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। खत्म। इस प्रकार से आपने सॉल्व कर लिया। वैसे मैं तुम्हें करा चुका हूँ, कुछ नया नहीं है। रिकर्जन वाले वीकेंड तुम्हें पक्का पढ़ाया होगा मैंने, ऐसे बिना पढ़ाए तो तुम्हें भेजा होगा नहीं, है ना। तो आशा करता हूँ ऐसे नई सी चीज़ नहीं लग रही होगी, नई सी चीज़ नहीं लग रही होगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला, I 0 शुरू कर लिया, J 0 शुरू कर लिया, आंसर निकाल लिया, वर्ड 1, वर्ड 2, I, J, रिटर्न आंसर। लॉजिकल है, लॉजिकल है मित्रों, बहुत बढ़िया। स्ट्रिंग A, स्ट्रिंग B, इंट I, इंट J। बेस केस के अंदर क्या बोला मैंने कि अगर I मेरा जो है वो स्ट्रिंग को ख़त्म करके बाहर निकल जाए, स्ट्रिंग को ख़त्म करके बाहर निकल जाए, तो आप आंसर में क्या रिटर्न करेंगे, आंसर में आप रिटर्न कर रहे हैं दूसरी स्ट्रिंग के बचे हुए कैरेक्टर्स, क्योंकि मुझे वो सारे कैरेक्टर इंसर्ट करने पड़ेंगे। या उल्टा बोलूँ अगर J आपका अपनी स्ट्रिंग के बाहर निकल जाए तो आप क्या रिटर्न करेंगे, पहली स्ट्रिंग के बचे हुए कैरेक्टर्स, यानी कि यहाँ पे J आएगा, यहाँ पे I आएगा। बढ़िया, बचे हुए कैरेक्टर, यानी ये मुझे J बाहर निकला ना, यानी J छोटा है, यानी डिलीशन करना पड़ेगा। बढ़िया, जो केस समझाया था पहले डिलीशन करने वाले सिखाया था, डिलीशन वाले तो मैं वाला एक्सप्रेशन निकाल के दिखाया, दूसरे में इंसर्शन वाले सिखाया जहाँ पे एक्सप्रेशन निकाल के दिखाया। बढ़िया। अब रिकर्जन की बात करते हैं। तुम्हारा वाला इंट आंसर कहीं ना कहीं पुराने वाले पैटर्न पर ही आधारित है ये वाला क्वेश्चन भी। इंट आंसर इज इक्वल टू 0। आपने बोला अगर मैच कर जाए तो अगर a ऑफ i इज इक्वल टू b ऑफ j हो जाए तो मैच वाले केस में आंसर वुड बी इक्वल टू, आंसर किसके इक्वल होगा, आंसर किसके इक्वल होगा मैच वाले केस में। भैया मैच वाले केस में कोई ऑपरेशन लगता नहीं है, नो ऑपरेशन परफॉर्म्ड, पर हाँ रिकर्जन से तो आंसर निकलवाना पड़ेगा। तो आपने रिकर्जन से आंसर निकलवा लिया, a, b, i+1, j+1। बहुत बढ़िया। और डोंट मैच, नो मैच वाले केस में क्या होता है, आप पहले तो रिप्लेसमेंट का आंसर निकाल लो। रिप्लेसमेंट का आंसर आया 1+ सॉल्व यूजिंग रिकर्जन a, b, i+1, j+1। आप इंसर्शन का आंसर निकाल दो। इंसर्शन का एक ऑपरेशन प्लस a, b,
आई रिमेन सेम j+1। हमने बोला आप डिलीशन का आंसर निकाल लो, नहीं डिलीशन था, रिमूवल लिख देता हूँ, रिजॉल्व कीवर्ड है ना, रिमूव का आंसर निकाल लो, एक ऑपरेशन तो है ही, और आपने a कॉमा बी कॉमा i+1 कॉमा j, बढ़िया, तीनों आ गए। आंसर कैसे निकलेगा? आंसर विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ इंसर्ट कॉमा मिनिमम ऑफ रिमूव कॉमा रिप्लेस, बढ़िया। तो आंसर के अंदर क्या आ गया? मिनिमम आंसर आ चुका है, आपने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया रिटर्न आंसर। क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? बस बेस के थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। एक बार वो भी तुम मेरी वीडियो रिपीट करके देखोगे, तुम बेस के समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा लॉजिक कुछ खास है नहीं, ठीक है। इसे मैंने रन करके देख लिया एक बार, इसे सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। मेमोरी लिमिट एक्सीड कर गई, बहुत ज़्यादा मेमोरी ले रहा है ये वाला कोड, ठीक है। 24 टेस्ट केस चले हैं सिर्फ 1146 टेस्ट केसेस के अंदर। क्या मेमोरी बचाने के लिए कुछ कर सकता हूँ मैं इनको बाय रेफरेंस पास कर देता हूँ। मैंने बाय रेफरेंस पास कर दिया, अब सबमिट करके देखते हैं। 24 टेस्ट केस पास हुए हैं अभी तक, अभी भी 24 टेस्ट केस पास है। मेमोरी तो हमने बचा ली, पर टीएल ही कर गया। फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? मेमोरी लिमिट एक्सीड से टीएलई तक आ गए। टीएलई से हम डरते हैं नहीं, क्यों डरते टीएलई से? क्योंकि मैं डीपी में कन्वर्ट करना आता है, ठीक है। अब डीपी में कन्वर्ट करते हैं फटाफट। मैंने बोला बताओ 1D डीपी है या 2D डीपी है? भैया ए की वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं हुई, बी की वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं हुई, आई की वैल्यू i+1 लिखा है आपने, जे की वैल्यू j+1 आई और जे की वैल्यू चेंज हुई है, तो आई और जे के हिसाब से डीपी आर क्रिएट कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट डीपी, आई जो है वर्ड 1 पर डिपेंड कर रहा है, वर्ड 1 डॉट लेंथ +1, वेक्टर ऑफ इंट वर्ड 2 डॉट लेंथ +1, इनिशलाइज कर दिया -1 के साथ, बढ़िया। तो मेरा 2D एरे बिल्कुल तैयार है, ठीक है। मैंने इसका नाम रख दिया सॉल्व यूजिंग मेम। मैं एक बार फंक्शन कॉपी पेस्ट कर लूँ, ठीक है। इसका नाम मैंने यहाँ से चेंज कर लिया, मैंने बोल दिया सॉल्व यूजिंग मेम, 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 बहुत बढ़िया। मैंने डीपी जो है यहाँ से कॉपी कर ली, डीपी मैंने यहाँ पास कर दी, डीपी मैंने यहाँ भी 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 पास कर दी, और डीपी मैंने यहाँ भी पास कर दी। इसको मैंने बाय रेफरेंस कर दिया, बढ़िया। तो पहला स्टेप डन। इसके बाद क्या करूँ भैया? आंसर स्टोर करो। तो आपने सिंपल यहाँ पे बोला डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल टू आंसर, और आपने यहाँ पे डीपी ऑफ आई जे रिटर्न कर दिया, बहुत बढ़िया। फिर आपने थर्ड स्टेप चलाया, आपने बोला चेक इफ़ आंसर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसके अंदर आपने सिंपल पूछा अगर डीपी ऑफ आई जे के अंदर -1 नहीं पड़ा हुआ, यानी वहाँ पर आंसर पड़ा हुआ है, पहले से स्टोर्ड है, तो उस आंसर को दोबारा कैलकुलेट क्यों कर रहे हो बेटा? उसको रिटर्न कर दो, सिंपल। तो आपने ये टॉप डाउन वाला सोल्यूशन लिख लिया। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। क्या तुम्हें टॉप डाउन में ज़रा सा भी डर लगता है? अब क्या तुम्हें ज़रा सा भी डर लगता है टॉप डाउन अप्रोच के अंदर? सबमिट हो गई, चल गई। टॉप डाउन बड़े प्यार से बहुत स्मूथली चल रही है। कभी कभी फंसती है, क्योंकि बाय रेफरेंस नहीं किया होता, उसका जनरली फंसती नहीं है। 1000 में से किसी एक केस में फंस सकती है, फंसती नहीं, जनरली फंसती नहीं है, ठीक है। तो टॉप डाउन डीपी तुम्हें बहुत अच्छे से आ चुकी है, ठीक है। अब लेके चलते तुम्हें टैबुलेशन के अंदर। सॉल्व यूजिंग टैबुलेशन, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग ए आ गई, बढ़िया बढ़िया। सबसे पहला स्टेप डीपीआरए क्रिएट कर लो जी, डीपीआरए क्रिएट कर लिया, पहला काम डन। अगला स्टेप बताओ मित्रों, अगला स्टेप क्या है मेरे पास? अगला स्टेप मुझे क्या करना है? अगला स्टेप बताओ मित्रों। अगला स्टेप बेस केस एनालाइज करके आंसर इंसर्ट करना है। अब बेस केस एनालाइज करने चलते हैं, चलो। बेस केस फटाफट से एनालाइज कर लेते हैं। हमने बोला कि आई जब ए डॉट लेंथ के इक्वल होगा, यानी जब आपकी रो ए डॉट लेंथ के इक्वल होगी, तो आंसर ये होगा। तो यानी इस वाली रो में हर जगह ये वाला आंसर इंसर्ट कर दो। मानते हो कि नहीं मानते हो?
इस वाली रो में हर जगह ये वाला आंसर इंसर्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है। तो कॉलम पे ट्रैवर्स करना है बेसिकली, मैंने कहा हाँ कॉलम पे ट्रैवर्स करना है। तो फॉर इंट कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन इक्वल टू बी डॉट लेंथ कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पर बी लिखो, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या बोला, कौन सी रो की बात हो रही है, कौन सी रो की बात हो रही है, हमने बोला कौन सी रो, ए डॉट लेंथ वाली रो की बात हो रही है। हमने बोला इस केस के अंदर आप क्या करो, डी पी ऑफ ए डॉट लेंथ और ये कॉलम आपने यहाँ पे चलाया ही है। इसमें क्या आंसर इंसर्ट करना है, इसमें आपको इंसर्ट करना है बी डॉट लेंथ माइनस जे। जे यहाँ पे कॉलम को दर्शाता है, ठीक है, जे यहाँ पे कॉलम को दर्शाता है। तो यहाँ पे ऐसे कॉलम कर देना। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला केस क्या कहता है, अगर जे इज इक्वल टू बी डॉट लेंथ है, जे कॉलम को दर्शाता है, तो यानी बी डॉट लेंथ वाले कॉलम में आंसर इंसर्ट करना है, यानी इस कॉलम में आंसर इंसर्ट करना है। तो इस कॉलम की हर एक रो पे आंसर डालोगे आप, ठीक है। तो आपने एक लूप चलाया, 4 इंट रो इज इक्वल टू 0, रो लेस देन ए डॉट लेंथ, तो आपने क्या बोला, डी पी ऑफ रो कौन सी, ये वाली, और कॉलम कौन सा, कॉलम आपने बोल रखा है बी डॉट लेंथ वाला कॉलम। क्या आंसर इंसर्ट करना है, इसके अंदर आंसर इंसर्ट करना है ए डॉट लेंथ माइनस आई। आई क्या दर्शाता है, रो को दर्शाता है, खत्म। तो ये बेस केस को एनालाइज करके आपने आंसर इंसर्ट कर दिया। मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो मित्र, बढ़िया, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हो गए। इसके बाद क्या करें, अब क्या करना है भैया, फोर लूप। तो आई कहाँ से कहाँ तक गया है, आई 0 से लेके ए डॉट लेंथ तक गया। तो यहाँ पे उल्टा चला दो बेटा, फॉर इंट आई इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से ए डॉट लेंथ गया था रिकर्जन में, यहाँ पे उल्टा ले आओ, ए डॉट लेंथ से लेके अब ए डॉट लेंथ के लिए तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, है ना। ए डॉट लेंथ के लिए तो आप सारे के सारे आंसर इंसर्ट कर चुके हो। तो इसको ए डॉट लेंथ -1 से चला दो, बहुत बढ़िया। अब जे की बात करते हैं। जे कहाँ तक गया है रिकर्जन में, जे 0 से लेके बी की लेंथ तक गया है। तो यहाँ पे उल्टा चला दो, बी की लेंथ से लेके 0 तक। पर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि बी की लेंथ वाले कॉलम के अंदर भी आप सारे आंसर इंसर्ट कर चुके हो। तो आप कहाँ से शुरू करोगे, बी डॉट लेंथ -1 से शुरू कर दिया आपने, बहुत बढ़िया, ये भी संभाल लिया आपने। इसके अंदर क्या आता है, इन दोनों फोर लूप के अंदर क्या आता है, आप जाते हो रिकर्सिव लॉजिक कॉपी करके ले आते हो। आपने इसे कर लिया कॉपी, आपने रिकर्सिव लॉजिक कॉपी करके यहाँ चिपका दिया जी, ठीक है। अब चलो इसके अंदर क्या चेंजेस करने होते हैं, चेंजेस के अंदर डीपी में कन्वर्ट करो पहले तो। डीपी ऑफ आई प्लस 1 और जे प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर डीपी ऑफ आई प्लस 1 जे प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर डीपी ऑफ आई कॉमा जे प्लस 1, और यहाँ पर डीपी ऑफ आई प्लस 1 कॉमा जे, बढ़िया। डीपी ऑफ आई जे आई प्लस 1 जे प्लस 1, ठीक है। तो आपने डीपी में कन्वर्ट करने वाला काम कर लिया। उसके बाद मेक श्योर आपने आई इंडेक्स यूज़ किया हो। तो आप यहाँ पे गए, आपने बोला आई इंडेक्स, आप यहाँ पे गए, आपने बोला आई इंडेक्स, आपने यहाँ पे यहाँ बोला आई इंडेक्स, आपने बोला आई इंडेक्स, आपने बोला आई इंडेक्स, आई इंडेक्स। जे के लिए आपने यूज़ कर लिया जे इंडेक्स, ठीक है, जे इंडेक्स, जे इंडेक्स, ठीक है। तो आपने सारे रूल परफॉर्म कर लिए।
मैंने बोला आंसर रिटर्न करना है, तो अब आंसर रिटर्न करने चले गए। रिकर्जन के अंदर आई और जे की वैल्यू क्या भेजी थी भैया, 0 0 भेजी थी, 0,0 पे आपका आंसर बिल्ड हो गया होगा। इसको हमने रन करके देख लिया मित्र। इसको हमने रन करके देख लिया, क्या लगता है, क्या लगता है चलेगा? चल रहा है, क्या लगता है सबमिट होगा? हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसको टैबुलेशन के माध्यम से सॉल्व कर लिया। क्या ये मुश्किल था या स्ट्रेट फॉरवर्ड था? स्ट्रेट फॉरवर्ड था भैया। अगेन जो रूल समझे हुए हैं उन्हीं के आधार पर चल रहा है। अगर कहीं पर फंसता है वो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे दिमाग थोड़ा लगाते हैं तो हो जाता है वो भी ठीक, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब एक बार बच्चों को ना ये बेस केस एनालिसिस समझ में नहीं आई है, एक बार ये समझा देता हूँ, एक बार ये समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार ये समझाता हूँ बेस केस वाला काम कैसे किया, समझा देता हूँ, एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हमने बोला रिकर्जन के अंदर हमने क्या बेस केस लिखा, रिकर्जन के अंदर हमने बेस केस लिखा कि अगर मेरा आई वाला इंडेक्स जो है ए वाली स्ट्रिंग को ख़त्म करके बाहर निकल जाए तो इस केस में आंसर क्या होगा, इस केस में आंसर मेरा क्या होगा, इस केस में आंसर होगा बी डॉट लेंथ माइनस जे। क्यों होगा ये आंसर, समझते हैं पहले क्यों होगा ये, समझते हैं। मैंने बोला कि S1 जो है वो है HOR, S2 जो है वो है HORSE, आई मेरा यहाँ पे है, जे मेरा यहाँ पे है, ठीक है। तो मैच हो गया, कैंसल आउट हो गए, आई आगे आ गया, जे आगे आ गया, मैच हो गया, कैंसल आउट हो गए, आई आगे आ गया, जे आगे आ गया, मैच हो गया, कैंसल आउट हो गए, आई आगे आ गया और जे आगे आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या चॉइस है, क्या इंसर्शन चॉइस है या रिप्लेसमेंट चॉइस है या डिलीट चॉइस है? डिलीट करने के लिए करैक्टर होना चाहिए, डिलीट नहीं कर सकता। रिप्लेस करने के लिए करैक्टर होना चाहिए, रिप्लेस भी नहीं कर सकता। क्या सिंगल चॉइस बची? इंसर्ट करना। तो क्या मैं शॉर्ट तरीके से ये कह सकता हूँ कि जितना भी करैक्टर बचे हुए हैं वो सारे के सारे इंसर्ट ही होने हैं, हाँ या ना? डिलीट कर नहीं सकता, रिप्लेस कर नहीं सकता। क्या सिंपल तरीके से ये कह सकता हूँ जितने भी करैक्टर बचे हैं वो सारे इंसर्ट ही होने हैं? तो रादर देन स्पेंडिंग बहुत सारा दिमाग, सिंपल काउंट करो ना कितने करैक्टर बचे हैं। जे 0 1 2 3 पे है, जे 3 पे है और बी की लेंथ क्या है, बी की लेंथ 5 है। तो क्या मैं बी की लेंथ माइनस जे अगर करूं तो 5 माइनस 3 2 नहीं बचता? अब समझ में आया कि बी की लेंथ माइनस जे क्यों कर रहा हूं। बी की लेंथ मतलब ये पूरे की लेंथ, जे मतलब ये पूरे की लेंथ, तो इनको माइनस करके क्या बचता है, रिमेनिंग कैरेक्टर जो मुझे यहां पर इंसर्ट करने थे। दैट्स वाई बी डॉट लेंथ माइनस जे किया। समझ में आया बेस केस, समझ में आया बेस केस। दूसरा बेस केस समझाता हूँ, दूसरा बेस केस समझाता हूँ। मैंने बोला एक और बेस केस है रिकर्जन के अंदर, वो बेस केस क्या है कि S1 जो है वो बड़ी लेंथ का है, HORSE, S2 जो है वो छोटी लेंथ का है, HOR। मैंने कोड क्या लिखा है इसके अंदर, मैंने कोड ऐसा लिखा है कि अगर मेरा J जो है वो ख़त्म हो जाए और वो B की लेंथ वाले इंडेक्स पर आ जाए तो इस केस में आंसर क्या होगा, इस केस में आंसर होता है A डॉट लेंथ माइनस आई। सवाल है कैसे यार, बड़ा कन्फ्यूजिंग है, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने बोला आई मेरा यहाँ पे था, जे मेरा यहाँ पे सेम था, कैंसल आउट हो गया, आई और जे को आगे बढ़ा दो। आई मेरा यहाँ पे था, जे मेरा यहाँ पे था, सेम है, कैंसल आउट हो गया, आई और जे को आगे बढ़ा दो। आई मेरा यहाँ पे था, जे मेरा यहाँ पे था, सेम था, कैंसल आउट कर दो, आई और जे को आगे बढ़ा दो। आई मेरा यहाँ पे आ गया, जे मेरा यहाँ पे आ गया। यहाँ मुझे क्या बनाना है, एम्प्टी। यहाँ मेरे पास क्या है, एस। क्या इंसर्ट करने से बात बनेगी? नहीं। क्या रिप्लेस करने से बात बनेगी? नहीं। क्या चॉइस है, डिलीट करने से ही बात बनेगी। तो क्या मैं सिंपल तरीके से ये कह सकता हूँ, यहाँ तो कुछ है नहीं ना बचा हुआ, कि जितने भी हैं उन सभी को डिलीट करना पड़ेगा। तो रादर देन स्पेंडिंग दिमाग के इसको डिलीट करूंगा, फिर इसको डिलीट करूंगा, फिर इसको डिलीट करूंगा, सिर्फ काउंट करो ना कितने बचे हैं। तो बड़ा सिंपल है, आई 0 1 2 3 पे है और ए की लेंथ क्या है, 5। तो अगर मैं बोलूँ ए की लेंथ माइनस आई, ए की लेंथ 5 है, आई किस पे है, आई 3 इंडेक्स पे है, 5 माइनस 3 2। अब समझ में आया क्यों किया ए डॉट लेंथ माइनस आई, ताकि बचे हुए करैक्टर निकाल पाऊँ। तो जो भी बड़ी स्ट्रिंग है उसके अंदर बचे हुए करैक्टर तुम निकाल रहे हो, तो ये बेस केस तुमने लिख दिए, ठीक है। अब ये बेस केस दोबारा से यहाँ पे फिर से लिखता हूँ और इसे डीपी में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। दोबारा अगर आई तुम्हारा ए डॉट लेंथ पे है
तो इस केस में तुमने क्या बोला, रिटर्न कर दिया बी डॉट लेंथ माइनस जे, या तुमने बोला अगर जे तुम्हारा ए डॉट बी डॉट लेंथ पे है तो इस केस में तुम्हारा आंसर क्या होगा, रिटर्न ए डॉट लेंथ माइनस आई। ये दो बेस केस थे, इनको एनालाइज करना था, राइट, इनको एनालाइज करना था। अब मैंने सिंपल सी बात बोली, यहाँ फटाफट से ना 2D अरे बनाता हूँ टैबुलेशन वाला, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए टैबुलेशन वाला लॉजिक क्यों काम कर गया। यहाँ पर कितनी रोज है, यहाँ पर टोटल a+1 रोज है। यहाँ पर कितने कॉलम है, यहाँ पर टोटल b+1 कॉलम्स है। अब पहला वाला बेस केस देखो क्या कहता है, इसका इंडेक्स a है, इसका इंडेक्स b है। पहला वाला बेस केस क्या कहता है, आई मतलब क्या होता है, आई हम रो के लिए लगा रहे हैं, जो हमने लूप बनाया 2D अरे बनाया है उसमें आई रो को दर्शा रहा है कि ए डॉट लेंथ वाले इंडेक्स पे कौन सा इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स, इस इंडेक्स पे आंसर ये है। तो मैंने वही तो करा, मैंने बोला बी डॉट लेंथ तो कांस्टेंट है, बी डॉट लेंथ मान लो 5 है, तो इस केस में आंसर क्या आ गया, 5 माइनस 0, 0 जे है ना, 5 माइनस 1 जे 1 है ना, 5 माइनस 2 2 है ना, 5 माइनस 3 3 है ना, 5 माइनस 4। क्या समझ में आया? तो यही तो लूप चलाया मैंने कि इस वाली रो के लिए ये आंसर स्टोर करना है। तो मैंने यही तो लूप चलाया कि भाई जे के लिए लूप चलाओ, जे इज इक्वल टू 0 से लेके जे लेस देन इक्वल टू बी डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। और इस केस में मैंने क्या बोला कि डीपी की कौन सी रो में आंसर डाल रहे हो, डीपी की ए डॉट लेंथ वाली रो में आंसर डाल रहा हूँ, डीपी की ए डॉट रो में आंसर डाल रहा हूँ। कौन सा कॉलम, सारे कॉलम, जेथ कॉलम। और क्या आंसर डालना है, बी डॉट लेंथ माइनस जे। अब समझ में आया क्यों करा मैंने, ताकि मैं ये वाली फुलफिल कर पाऊं। अब ये क्या चीज है, अब ये क्या चीज है, जे इज इक्वल टू बी डॉट लेंथ, यानी इस वाले कॉलम की बात हो रही है, यानी इस वाले कॉलम की बात हो रही है। मैंने कहा बहुत सिंपल है, तो इस वाले कॉलम में ए डॉट लेंथ माइनस आई करना है। तो मैंने बोला ए डॉट लेंथ मान लो 4 है, मान लो इसकी लेंथ 3 है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे क्या गया 3 माइनस 0 क्योंकि यहाँ पे 0 है, 3 माइनस 1 क्योंकि यहाँ पे 1 है, 3 माइनस 2 क्योंकि यहाँ पे 2 है। समझ में आया? तो मुझे ये वाला कॉलम फिल करना है। अब मुझे कॉलम फिल करना है ये वाला, राइट। तो मैंने यहाँ पर लूप क्या लिखा, मैंने बोला एक लूप चलाओ आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन इक्वल टू ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और इसके अंदर क्या करो, डीपी ऑफ कौन सा रो आई से दर्शा रहे हो, कौन सा कॉलम, यहाँ बताया हुआ है ये वाला कॉलम बी डॉट लेंथ, और आंसर क्या रखना है इसमें, जो आंसर तुमने यहाँ पर लिखा हुआ है ए डॉट लेंथ माइनस आई। अब समझ में आया क्या चल रहा है? तो जो ये बेस केस थे, ये वाली रो फिल करने को कह रहे थे और ये वाला कॉलम फिल करने को कह रहे थे। क्यों? क्योंकि टैबुलेशन के अंदर तुम्हें कोई सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई इनिशियल स्टेट भी तो चाहिए। जो तुम्हारा ये स्टेप है बेस केस का एनालाइज करके टेबल को फिल करने वाला, इसका इंटेंट ही ये है ताकि तुम्हारे पास एक इनिशियल स्टेट क्रिएट हो पाए तुम्हारे डीपीआरए के अंदर, और उस इनिशियल स्टेट के आधार पर तुम बाकी सारा सोल्यूशन बिल्डअप कर पाओ। तभी तो उसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, कि कुछ सोल्यूशन आपने बिल्ड कर लिया, उसके आधार पर और सोल्यूशन बिल्ड करते हुए चल रहे हो। क्या बात समझ में आती है? लास्ट सेल पे ओवरराइट नहीं होगा, सेम वैल्यू आएगी, ओवरराइट नहीं होने वाला, सेम वैल्यू आएगी, चेक कर लेना बोलिए। ठीक है, ये कहानी है, ये कहानी है। तो ये आपने इस प्रकार सॉल्व कर लिया। मैं फिर से चलता हूँ लेके तुम्हें कोड की तरफ। आई थिंक सेटिस्फैक्शन मिली होगी इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद। तो हमने मेमोराइजेशन सॉल्व कर लिया है, हमने सबमिट करके भी देख लिया, टैबुलेशन से भी सही चल रहा है। क्या मैं इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ? क्या मैं इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ? यस और नो, चेक कर लेते हैं, मुझे नहीं पता अभी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डीपी ऑफ आई जे किस पे डिपेंड कर रहा है? आई प्लस 1 जे पे, आई जे प्लस 1 पे, आई प्लस 1 जे प्लस 1। क्या यही नहीं किया पिछले वाले कोड में हमने? इन तीनों पर तो डिपेंड करा था पिछले वाले कोड के अंदर भी, यही तो किया था। अभी दोबारा समझाता हूँ। तो यहाँ पे कोड में साफ साफ पता क्या लग रहा है हमें ये पता लग रहा है कि डीपी ऑफ आई कॉमा जे डिपेंड कर रहा है ये वाले डब्बे में जो इसके राइट साइड में है, यानी डीपी ऑफ आई कॉमा जे प्लस 1, इसके डायगनल वाले डब्बे में जो कि है डीपी ऑफ आई प्लस 1 और जे प्लस 1, और इसके नीचे वाले डब्बे में जो कि है डीपी ऑफ आई और जे प्लस 1। तुमने जस्ट ऑब्जर्व अगर ढंग से ये चलता हो तुम्हारा अगर, तो यही पैटर्न तो सॉल्व किया है थोड़ी देर पहले अभी, यही पैटर्न तो सॉल्व कर रहे थे थोड़ी देर पहले अभी।
ये देखो 1 2 3, यही तो सॉल्व किया है अभी। तो हाँ, इसको ऑप्टिमाइज़ तो कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ तो कर सकते हैं। इसको अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें एक पैटर्न नज़र आएगा, दिखा देता हूँ बना के। तो इन शॉर्ट हमने बोला कि हम ये डी पी ऑफ आई जे जो है डिपेंड कर रहा है इस पे, जो कि है डी पी ऑफ आई प्लस 1 जे, डिपेंड कर रहा है इस पे जो कि है डी पी ऑफ आई एंड जे प्लस 1, डिपेंड कर रहा है इस पे जो कि है डी पी ऑफ आई प्लस 1 जे प्लस 1। बहुत बढ़िया, ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो यानी इस सेल के जो आंसर क्रिएट हो रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? अपने खुद के कॉलम पे और नेक्स्ट कॉलम पे। तो क्या 2D अरे की नीड है? नहीं। तो मैं इस कॉलम को क्या मान सकता हूँ? नेक्स्ट। और मैं इस कॉलम को क्या मान सकता हूँ? करंट। और मैंने ये वाले सारे सोल्यूशन बिल्ड कर लिए। जब मैंने ये वाले सारे सोल्यूशन बिल्ड कर दिए तो मैं नेक्स्ट को लेके आ जाऊंगा यहाँ पे, करंट को लेके आ जाऊंगा यहाँ पे, फिर ये वाले सारे सोल्यूशन बिल्ड कर लूँगा इसकी सहायता से, तो ये वाले सारे सोल्यूशन बिल्ड हो गए। फिर मैं नेक्स्ट को लेके आ जाऊँगा यहाँ पे और करंट को लेके आ जाऊँगा यहाँ पे, फिर ये वाले सारे सोल्यूशन बिल्ड कर लूँगा इसकी सहायता से, तो ये वाले सारे सोल्यूशन बिल्ड हो गए। तो 2 एरे से किया जा सकता है, जहाँ पे हर एक एरे की लेंथ कितनी होगी? ये होगी। ये क्या होता है? ये नंबर ऑफ रोज होता है। नंबर ऑफ रोज हमारे यहाँ पे हमने क्या रखी है? ए की लेंथ। चलो इसे रन करके देखते हैं एक बार। 2 एरे से जो कि कॉलम ए की लेंथ से बनेंगे, देखते हैं चल पाएगा या नहीं। तो ये आ गया, हमने इसका नाम चेंज कर दिया। हमने बोला स्पेस ऑप्टिमाइज्ड। हमने बोला क्या चेंजेस करने हैं? मुझे 2D एरे की नीड नहीं है, मुझे 2 कॉलम्स क्रिएट करने हैं। तो मैंने बोला वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम रख दिया करंट, और इसके अंदर हमने सेव कर लिया ए डॉट लेंथ प्लस 1, इनिशलाइज कर दिया 0 के साथ। मैंने बोला वेक्टर ऑफ -1 से करना हो -1 से कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। डी पी ऑफ नेक्स्ट ए डॉट लेंथ प्लस 1, 0 के साथ। बहुत बढ़िया, ये काम हमने कर लिया। अब ये समझते हैं कि ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इसे समझते हैं कि ये वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं। बताओ मित्रों, इस वाले में जहाँ पर हम लास्ट रो के हर एक कॉलम के अंदर आंसर इंसर्ट कर रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या करना होगा? लास्ट कॉलम के हर एक के अंदर आंसर इंसर्ट कर रहे हैं, इसमें क्या करना होगा? लगाओ दिमाग। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो ना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, तभी आएगा ना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कॉन्फिडेंस। और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो मित्रों, बना दो फटाफट, आंसर बना दो यार, टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी बना दो। चलो दिखाता हूँ कैसे होगा। चलो दिखाएं तुम्हें कैसे होगा। दिमाग मत लगाना, तुम मत लगाना दिमाग, हमेशा बब्बर भैया आगे बताएंगे तुम्हें। तो अभी हम टैबुलेशन के अंदर क्या कर रहे थे? टैबुलेशन के अंदर ये बेस केस कैसे काम कर रहे थे? टैबुलेशन वाले कोड के अंदर ये बेस केस कैसे काम कर रहे थे? आप टैबुलेशन के अंदर ये वाला बिल्ड कर रहे थे और ये वाला बिल्ड कर रहे थे। अब मैंने 2 एरे लिए हैं, एक एरे ये वाला जिसको नेक्स्ट बोल रहा हूँ, एक एरे ये वाला जिसको करंट बोल रहा हूँ। तो क्या मुझे ये वाला लूप चलाना चाहिए अभी? नहीं, ये नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इतना स्पेस, ये तो स्पेस ही नहीं है मेरे पास अभी फिल करने के लिए। तो ये वाले लूप को अभी के लिए भूल जाओ, अभी के लिए से भूल जाओ। कौन सा वाला था ये? जिसमें आप लास्ट रो को फिल कर रहे थे, ठीक है। तो इसको अभी के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैं गया कोड के अंदर और मैंने बोला कि यार कौन से वाला भूलने के लिए कह रहे हैं भैया? ए डॉट लेंथ, यही है वो लास्ट रो वाला, इसको अभी के लिए भूलना है। तो मैंने क्या बोला, इस वाले को हमने बोला अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। उसको अभी के लिए भूल गया। लास्ट कॉलम वाला क्या ये चलाना चाहिए? क्या लास्ट कॉलम वाला चलाना चाहिए? यार ये तो चलाना चाहिए, भैया ने बोला भी हुआ है कि ये पूरे कॉलम का नाम नेक्स्ट है और इसके अंदर आंसर भी फिल पूरा का पूरा कर रहे हैं। हाँ, ये चलाना चाहिए। समझ में आया? अब समझ में आया किसके अंदर फिल करना आंसर? अब समझ में आया भैया, आया थोड़ा सा आया। इसे फिल कर लो, इसे फिल कर लो बेटा, इसे फिल कर लो। तो हमने बोला कि मुझे आंसर फिल करना है, और आंसर क्या है? आंसर ये है भाई
कि डी ऑफ रो बी डॉट लेंथ वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये किस में, नेक्स्ट के अंदर फिल करना है। तो मैंने बोला नेक्स्ट के अंदर हमने ए डॉट लेंथ माइनस रो, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको मैंने कमेंट कर दिया, लॉजिकल। तो आपने नेक्स्ट वाले एरे को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। क्या ये समझ में आता है? बहुत बढ़िया। एक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे याद दिलाना, ये जो तुम्हें ये अभी लोड पड़ रहा है ना ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, मुझे एक बार याद दिलाना। नेक्स्ट क्लास की शुरुआत के अंदर तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊंगा मैं, जिससे जो तुम्हें अभी थोड़ा सा भी इशू आ रहा है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा डर फील हो रहा है, वो ख़त्म कर दूंगा, बिल्कुल ज़ीरो ख़त्म कर देंगे। एक एक्स्ट्रा रूल बताऊंगा, उससे सारा का सारा डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस नेक्स्ट क्लास शुरुआत में बताना पड़ेगा, नहीं बताओगे तो नहीं हो पाएगा। 5 मिनट लूँगा, 5 मिनट में इसका डर खत्म। तो हमने अब तक क्या बोल लिया, 2D एरे की नीड नहीं है, 2 सिंगल 1D एरे से बात बन जाएगी, बहुत बढ़िया। इसको इनिशियलाइज करने की नीड नहीं है, सिर्फ इसको इनिशियलाइज करने से बात बन जानी चाहिए। पर ये कोड में था तो इसका कोई यूज़ तो होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा, करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लिख लो, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो गलती कर देंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मित्रों। पैटर्न ब्रेक होने वाला तुम्हारा थोड़ा सा आज, जो फॉर्मूला दिए हैं उसका पैटर्न ब्रेक होगा। अभी वापस ऑब्जर्व करते हैं। अभी जो हमने लॉजिक दिखाया तुम्हें यहाँ पे, कि पहले तुमने ये वाला एरे फिल कर लिया, अब इस एरे को यूज़ करके तुम ये वाला एरे फिल करोगे, फिर नेक्स्ट को पीछे लेके जाओगे, करंट को पीछे लेके जाओगे। क्या मैं कह रहा हूँ कॉलम वाइज ट्रैवर्सल कर रहे हैं? हाँ। क्या मेरे लूप कॉलम वाइज ट्रैवर्सल कर रहे हैं या चेंज करना पड़ेगा? क्या लूप कॉलम वाइज अरेंज है या चेंज करना पड़ेगा? भैया लूप तो रो और कॉलम उल्टे हैं यार, चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने लूप को चेंज कर दिया, ठीक है। ये भी संभाल लिया हमने, चेंज भी कर दिया, और देखते हैं, चेंज भी कर दिया। अब आंसर इक्वल टू 0 आ गया। ए अगर बी के से मैच कर जाए तो मैच वाले केस में डीपी ऑफ इंडेक्स +1, यानी अगली रो, j+1 मतलब नेक्स्ट वाला एरे। तो नेक्स्ट वाले एरे की बात हो रही है, j+1 हटाओ, नेक्स्ट वाले की बात हो रही है। यहाँ फिर से आपने j+1 देखा, यानी नेक्स्ट कॉलम में कौन है? नेक्स्ट वाला एरे, आपने लिख दिया नेक्स्ट वाला एरे। यहाँ फिर से j+1 है, यानी नेक्स्ट कॉलम की बात हो रही है, यानी कि कौन? यानी कि नेक्स्ट वाला एरे। यहाँ पर j है, यानी करंट कॉलम की बात हो रही है। करंट कॉलम पे कौन खड़ा है? करंट वाला एरे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिखा है j वाला इंडेक्स, यानी करंट कॉलम की बात हो रही है। करंट कॉलम पे कौन सा एरे है? करंट वाला एरे। एक चीज़ जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, भैया शिफ्टिंग। आपने लिख दिया नेक्स्ट को आप करंट पे ले आए, और आपने अंत में अपना आंसर रिटर्न करवा दिया। आपने बोला अंत में अपना आंसर रिटर्न करवा दो। क्या मैंने सब कुछ फॉर्मूला वाइज या जो तुम्हें पॉइंट्स बताए हैं, जिनकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें पता है, रटे नहीं है वो, मैं बार बार रिपीट करता हूं, जिनकी तुम्हें हर एक चीज की वाई का मतलब पता है कि ये पॉइंट क्यों किया है, क्या वही सब अप्लाई किया है? हाँ किया तो है। क्या चल जाएगा? ट्राई कर लेते हैं। आप ऐसा तो नहीं चलेगा भैया, पर फिर भी एक्टिंग कर लेते हैं एक बार कि जैसे चल सकता हो। ऐसा तो नहीं चलेगा, सबको पता है, यहाँ पे सब बच्चे को पता है, पर फिर भी एक्टिंग कर लेते हैं एक बार। हमने रन करके देख लिया, चल गया। चल ही ना जाए कहीं, सही में सबमिट कर दिया। अब ठीक, अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो हमें पता था नहीं चलेगा, क्यों? क्या मिस किया है हमने? भैया हमने सब कुछ रूल वाइज किया है, हमने अंदर जो भी करते हैं सब कुछ रूल वाइज किया है। हमने शिफ्टिंग भी करी है, हमने आंसर भी रिटर्न किया है, हमने बेस केस भी एनालाइज किया है, हमने 1D एरे बनाया है। क्या मिस किया है भैया? ये वाला केस मिस कर गए। पर फिर भी देखो, गलती करने के बाद भी हमारे कितने टेस्ट केस पास करा दिए हमने, ठीक है। अभी तो हमें ठीक करना है। हम ये वाला बेस केस एनालिसिस मिस कर गए, इसको मुझे ठीक करना है। ये वाला बेस केस एनालिसिस करता क्या था? याद है किसी को?
भैया ये वाला बेस केस एनालिसिस कुछ नहीं, बस ये वाली रो फिल करता था। अब तुमसे बड़ा प्यारा सवाल पूछता हूं, क्या ये वाली रो के अंदर ये वाला डब्बा आता है? आता है। तो इसका आंसर निकाल लेते। इस डब्बे के अंदर आंसर इंसर्ट। तुम्हें ये तो पता है कि तुमने यहां पे आंसर डाल लिया, 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 किसके द्वारा? जो लूप तुमने लिखा था यहां पे है। अगर तुम ये वाला आंसर भी निकाल पाओ तो इस और इस डब्बे के आधार पर यह आंसर निकल जाएगा। हाँ, इस और इस डब्बे के आधार पर यह आंसर निकल जाएगा। हाँ, इस और इस डब्बे के आधार पर यह आंसर निकल जाएगा। हाँ, इस और इस डब्बे के आधार पर यह आंसर निकल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट को यहां पे मूव कर दो। फिर दोबारा किसी तरीके से ये डब्बे का आंसर निकाल लो, किसी तरीके से निकाल लो। फिर इस और इस डब्बे के आधार पे आंसर निकाल पाओगे। हाँ, तो मुझे मेक श्योर करना है किसी भी तरीके से मैं इस एक डब्बे का आंसर निकाल पाऊं। इस एक डब्बे का आंसर क्या है? इस एक डब्बे का आंसर क्या था? बी डॉट लेंथ माइनस जे, ये था। ये निकाल के दे दो, बस ये निकाल के दे दो। कैसे होगा देखते हैं, कैसे होगा देखते हैं। तो मैंने ध्यान से यहां पे देखा, मैंने बोला जब ये वाला फोर लूप चलता है, ये फोर लूप सबसे पहले किसके लिए चलता है? ये चलता है बी डॉट लेंथ माइनस वन, यानी लास्ट कॉलम के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब ये वाला फोर लूप चलता है तो ये किसके लिए चलता है? ये ए डॉट लेंथ माइनस वन। तो ये कॉलम वाइज चल रहा है, ये कॉलम वाइज चल रहा है आपका जे। इसमें छोटी सी एक स्टेटमेंट हमें ऐड करनी है और कहानी खत्म हो जाएगी। एक स्टेटमेंट हमें ऐड करनी पड़ेगी बस, जिससे हम वो डब्बे का आंसर निकाल पाएं और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब बस ये फाइंड आउट करके दिखाओ वो एक स्टेटमेंट क्या होगी और कहाँ पर होगी, ये बता दो मित्र। हमारा आंसर क्या सेव करना था हमें? हमारा आंसर क्या सेव करना था? वापस चलते हैं। हमारा आंसर क्या सेव करना है हमें? हमें सेव करना है बी डॉट लेंथ माइनस कॉलम। बहुत बढ़िया, यहाँ लिख लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है? तो मुझे करंट कॉलम के लास्ट डब्बे में बी डॉट लेंथ माइनस कॉलम, या कॉलम को जे कर लो, सेव करना है। यही करना है दोस्त, यही करना है। हाँ या ना? हाँ या ना? सिंपल सी बात बता दो मुझे, हाँ या ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब ये लूप शुरू होता है तो ये लूप क्या दर्शा रहा होता है? ये लूप हमेशा एक नए जे की वैल्यू दर्शा रहा होता है। ये लूप हमेशा एक जे के लिए सारी रो पे जाते हो, फिर एक जे के लिए फिर सारी रो पे जाते हो, फिर एक नए जे के लिए फिर सारी रो पे जाते हो, फिर एक नए कॉलम के लिए फिर सारी रो पे जाते हो, फिर नए कॉलम के लिए फिर सारी रो पे जाते हो। और मुझे हर नए कॉलम के लिए लास्ट डब्बे में आंसर स्टोर करना है। दोबारा सुनो, ये वाला लूप हर नए कॉलम के लिए सारी रो पे जाता है, हर नए कॉलम के लिए सारी रो पे जाता है। मुझे क्या करना है? हर नए कॉलम के लास्ट डब्बे में आंसर डालना है, हर नए कॉलम के लास्ट डब्बे में आंसर डालना है। तो मैं यहां पे आ सकता हूं और मैं कह सकता हूं कि हर नए कॉलम के लास्ट डब्बे में आंसर इंसर्ट करो। तो मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा यहां पे? करंट ऑफ लास्ट डब्बे का इंडेक्स क्या होगा? लास्ट डब्बे का इंडेक्स क्या होगा? ए डॉट लेंथ। इसके अंदर क्या रखना है आंसर? भैया आंसर ये रहा, बी डॉट लेंथ माइनस जे। बेटा ये है वो खतरनाक लाइन जो तो तुमने सोच ली कोड करते हुए, तुमसे बढ़िया धुरंधर कोई नहीं है, और जो तो तुम नहीं सोच पाए तो फिर तुम अपने घर चले जाओगे। ये वो लाइन है जो मैंने कहा था ना कि अभी तो नहीं समझ में आ रहा, अभी तो इसका कोई लॉजिक नहीं लग रहा, इसको बाद के लिए बचाया हुआ था, इसको यहाँ के लिए बचाया हुआ था, इसको यहाँ के लिए विजुलाइज कर करके हमने सॉल्व करना सीखा। इसको रन करके देखते हैं एक बार। इसको रन क्या पता ना चले, हो सकता है ना गलत कर दिया कोड। खतरनाक, सॉल्व हो गया। इस प्रकार हमने इसे सॉल्व कर लिया, इस प्रकार हमने इसे सॉल्व कर लिया, ऐसे चलाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि तुम्हें एक पैटर्न की आदत पड़ गई है कि ये 3 पॉइंट से जनरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और ये वो पैटर्न ब्रेक कर गया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एडिट डिस्टेंस। तुमने ये इंटरव्यूअर के सामने बोला
उसने फिर तुम्हारे सामने अपने स्टॉक्स का पिटारा खोला। बात समझ आई? समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। कोड मैंने कर दिया, कोड के अंदर दोबारा मैं नहीं जाऊँगा। विजुलाइज कैसे करना है वो सिखा देता हूँ। बिना इसके वो केस कैसे चल गए होंगे, बेकार केस होंगे भाई। टैबुलेशन में क्या हो रहा है पहले वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। तो मैंने बोला टैबुलेशन की बात कर रहे हैं। टैबुलेशन में हमने बेस केस के अंदर क्या किया था, हमने ये वाली रो फिल की थी और हमने ये वाला कॉलम फिल किया था। यही दो चीजें की थी हमने, यस और नो। यही दो चीजें की थी हमने, यस और नो। यही दो चीजें थी वो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, हम जो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं वो स्ट्रैटेजी क्या थी कि भाई एक तो कॉलम मैं ये वाला लूंगा, इस कॉलम को बोल दिया मैंने नेक्स्ट। क्या मैं इस कॉलम को प्री फिल कर सकता हूं? क्या मैं बेस केस वाला लूप इसके अंदर चला सकता हूं? हाँ भैया, तो आपने बेस केस वाला लूप चला के इसको पूरा का पूरा फिल कर दिया। बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। मैंने एक कॉलम ये ले लिया, ये था मेरा करंट वाला कॉलम। क्या मैं ये वाला लूप चला दूं? क्या मैं ये वाला लूप चलाऊं? अगर तुम ये वाला लूप चला भी लोगे ना तो तुम क्या कर पाओगे, सिर्फ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू फिल कर पाओगे। ये क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वहां पर कोई एरे ही नहीं है। तुम्हारे पास सिंगल ये कह रहे और ये कह रहे हैं, तुम्हारे पास यही दो एरे हैं बस भाई साहब। हेलो, तुम्हारे पास सिर्फ यही दो एरे हैं। ये तुम्हें दिखा रहा हूं मैं 2D एरे पास दिया, यहाँ कोई मेमोरी ब्लॉक नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। दैट्स वाई मैंने तुमसे ये लूप नहीं चलवाया। तो मैंने क्या बोला, अब ये टिक टिक का मतलब है कि वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, क्योंकि आपने यहाँ पे लूप चला के बेस केस वाला इसमें वैल्यू डाल दी, इसमें 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 डाल दी। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। मेरे पास कोई ना कोई लॉजिक है कि मैं ये वाले डब्बे, जो भी डब्बे ये हैं, इनमें वैल्यू फिल कर सकता हूँ। अभी के लिए कौन सा डब्बा खाली है? अभी के लिए ये वाला डब्बा खाली है। तो क्या जिस लॉजिक पे ये लूप चल रहा था उस लॉजिक पे ये वाला डब्बा फिल कर दूं? हाँ कर दो। तो आपने एक डब्बा फिल किया है, आपने एंटायर लूप नहीं चलाया, आपने सिर्फ एक डब्बा फिल किया है। अब क्योंकि आपके पास ये वैल्यू आ गई, आपके पास ये वाली वैल्यू भी आ गई, आपके पास ये वाली वैल्यू भी आ गई, इन तीनों को यूज़ करके आपने यहाँ वैल्यू क्रिएट कर ली, इन तीनों को यूज़ करके आपने यहाँ वैल्यू क्रिएट कर ली, इन तीनों को यूज़ करके आपने यहाँ वैल्यू क्रिएट कर ली, इन तीनों को यूज़ करके आपने यहाँ वैल्यू क्रिएट कर ली, इन तीनों को यूज़ करके आपने यहाँ वैल्यू क्रिएट कर ली। ये पूरा का पूरा एरे वैल्यू से भर चुका है, तो आपने नेक्स्ट को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो अब आपके पास ये जो कॉलम है यही आपका नेक्स्ट बन चुका है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब जो आपका ये वाला कॉलम है यही आपका नेक्स्ट बन गया है, ठीक है। और करंट को आपने पीछे शिफ्ट कर लिया। अब आपने बोला करंट यार ये वाला कॉलम है, अब मैं नए कॉलम पे आ गया। जब भी मैं नए कॉलम पे आता हूं मुझे क्या पता कि मैं लास्ट वाला डब्बा फिल कर सकता हूं। ध्यान सुनो मैंने क्या बोला, जब भी मैं नए कॉलम पे आता हूं मुझे पता है लास्ट वाला डब्बा फिल कर सकता हूं। तो इस लास्ट डब्बे को फिल करो भाई, मुझे नहीं पता। आपने लास्ट डब्बे को फुल कर दिया यूजिंग सम लॉजिक। इन दोनों को यूज करके ये आंसर निकल गया, इन दोनों यूज करके ये आंसर निकल गया, इन दोनों को यूज करके ये आंसर निकल गया, इन दोनों को यूज करके ये आंसर निकल गया, इन दोनों को यूज करके ये आंसर निकल गया। सारे आंसर आ चुके हैं, नेक्स्ट को शिफ्ट कर दो। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अगर नेक्स्ट यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हट गया है। और करंट को आप पीछे ले गए। अब करंट क्योंकि एक नए कॉलम पे आ चुका है, नए कॉलम पे मुझे क्या पता है कि मैं ये डब्बे को फिल कर सकता हूँ किसी लॉजिक के आधार पर। मैंने इस डब्बे को फिल कर दिया। एंटायरली सेम लॉजिक चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, और आपने यहाँ पर अपने आंसर को एट द एंड बिल्ड करा लिया होगा। अब सवाल है कि फिल कैसे करना है। जो मैं कह रहा हूँ ना एक डब्बा फिल करना, वो कैसे करना है उस पर लेके चलता हूँ वापस। तो मैंने क्या बोला, जब भी नए कॉलम पे आता हूँ तब मुझे डब्बा फिल करना है। तो ये वाला लूप देखो किसके लिए चल रहा है, जे के लिए चल रहा है। जे किसका लूपिंग वेरिएबल है, कॉलम का। तो जब भी जे की नई वैल्यू आएगी तो मैं कह सकता हूँ मैं नए कॉलम पे आया हूँ। वही तो मैंने बोला, जब भी जे की नई वैल्यू आएगी तो मैंने बोला मैं एक नए कॉलम पे आया हूँ, और हर नए कॉलम पे मुझे करना है लास्ट डब्बे को फिल करना है। लास्ट डब्बे को कैसे फिल करना है, आपने सिंपल सी बात बोली कि करंट वाले एरे के लास्ट डब्बे पे मैं गया और क्या वैल्यू इंसर्ट करी, जो भी वैल्यू तुम यहां पर इंसर्ट कर रहे थे वही वैल्यू मैंने यहां पर इंसर्ट कर दी। अब समझ में आया? अब हो गया विजुअलाइज, अब हो गया विजुअलाइज, यस और नो? बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आपने ये सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पैटर्न ब्रेक करता है। इस लाइन को मोस्ट इंपॉर्टेंट तभी मैंने लाइन लिखा है। तुम्हें आदत नहीं है जनरली ऐसे पैटर्न ब्रेक करने की अपना, पर तुम्हें नई चीज़ पता लग गई कि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक तुम्हें क्या पता था, अभी तक तुम्हें ये पता था कि यार ये मैं करंट एरे लूँगा और ये मैं नेक्स्ट एरे लूँगा, और मेरे करंट का डब्बा सिर्फ नेक्स्ट के कुछ वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कुछ भी नहीं,
इन वैल्यू को यूज़ करके ये सारा आंसर निकाल लूंगा। जब ये सारा आंसर निकल गया फिर नया करंट आ गया, फिर इन वैल्यू को यूज़ करके ये आंसर निकाल लूंगा। पर यहाँ पर आपका करंट का डब्बा इन पर तो डिपेंड करता ही था, पर साथ साथ अपने ऊपर भी डिपेंड करता था। दैट्स वाई तुम्हें यहाँ से भी कुछ ना कुछ इनिशियल स्टेट क्रिएट करनी पड़ी। इतना ही था दोस्त आज की क्लास के अंदर। आपने कुछ क्वेश्चंस करे जिसमें आपने पढ़ा कैसे आप रिकर्जन मेमोराइजेशन लगाएंगे, कैसे आप टैबुलेशन करेंगे, कैसे आप स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, कैसे आप लूप चेंज करते हैं, कैसे आपने एडिशनल केस यहाँ पे संभाला। तो ये सब कुछ है। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थोड़ा सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे निकलना भी है। बाय। वेब डेव का मैंने सिग्नल दे दिया है, समझने वाले समझ गए होंगे। बच्चों बता देना भाई को समझ में नहीं आया।